पत्तियों में खट्टेपन का कारण, कि चने की पत्तियों में खट्टेपन का कारण किसके कारण होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। किसके कारण? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। तो चने की पत्तियों में खट्टेपन का कारण नोट कर लीजिए। तो चने की पत्तियों में खट्टेपन का कारण ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निपिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तो निपिंग की क्रिया किसमें की जाती है? चने की पत्तियों में खट्टेपन का कारण तो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। अब आता सदाबहार किस फसल की प्रजाति है? तो ये भी किसकी वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी? चना की प्रजाति हो जाएगी। किसकी वैरायटी प्रजाति हो जाएगी? तो चना की प्रजाति हो जाएगी। अब देखिए हमने बताया बीजा कंपोजिट बाजरा की प्रजाति। बाजरा की वृद्धि 4 से 5, ज्वार की वृद्धि, ज्वार मतलब ज्यादा, तो ज्वार की वृद्धि 12 से 15 किलोग्राम। रोपाई से बाजरा की वृद्धि तो 2 किलोग्राम हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बाजरा की यानी बाजरा सबसे अधिक क्षेत्रों में किस राज्य में उगाया जाता है? तो राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी। किसके नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? तो रूस का। पूसा मोती किस फसल की प्रजाति? बाजरा की हो जाएगी। 1 हेक्टेयर में बाजरा की वृद्धि 4 से 5। हरित बाजरा किसमें लगता है? बाजरा में लगता है। किस फसल को न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है? चना की। चना में निपिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तो चने में की जाती है। सदाबहार किस फसल की प्रजाति है? तो चना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये कई बार पूछा गया, अवरोधी किस फसल की प्रजाति या किस फसल से संबंधित होता है? तो चना से संबंधित होता है। किससे? चना से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये जानना है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। जो चना से हमने 2-3 क्वेश्चन बताया है उसको याद होना चाहिए। अब अवरोधी किस फसल की प्रजाति है? तो अवरोधी किस फसल की प्रजाति? तो चना की प्रजाति। किसकी प्रजाति? चना की। चने की दाल में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में सबसे अधिक चना की खेती होती है? तो झांसी मंडल में। किस मंडल में सबसे अधिक चना की खेती होती है? तो झांसी मंडल में। अगर मंडल पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? झांसी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सेमी लूपर किस फसल का हानिकारक कीट है? तो ये जानना है किस फसल का हानिकारक कीट है? चना का। बाई चांस कभी कभी पूछ लेता है कि सेमी लूपर किस फसल का हानिकारक कीट है? ये क्या इंसेक्ट है? क्या हो जाएगा? इंसेक्ट। तो चना की हो जाएगी। किस फसल का हो जाएगा? चना का। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। अब देखिए फली बेधक कीट, पोड बोरर जिसे बोला जाता है। क्या? पोड बोरर इंसेक्ट। फली बेधक मतलब बोला जाता है पोड बोरर के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त वायरस का नाम। किस रासायनिक किस वायरस? फली बेधक जो हमारे कीट होते हैं इसके नियंत्रण के लिए हम किस वायरस का प्रयोग किया जाता है? अब देख लीजिए जो हमारे इंसेक्ट है इसको मारने के लिए किसका प्रयोग करें? एक वायरस का भी प्रयोग किया जाता है। किसका? वायरस जिसे बोला जाता है एनपीवी। एनपीवी का पूरा नाम न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। एनपीवी का पूरा नाम है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। तो तुम्हें शॉर्टकट में पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और ये तो पहले ये ध्यान रखना कि फली बेधक कीट किसमें लगता है? चने में लगता है। किसमें लगता है? चने में लगता है। और बाई चांस उसमें हमारी जो अरहर होती है उसमें भी लग सकता है। लेकिन जो हमारे जो मुख्य फसल है चना, फली बेधक कीट किसमें लगता है? चना में लगता है। इसके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वायरस का प्रयोग किया जाता है। वायरस का नाम क्या हो जाएगा? एनपीवी जिसे बोला जाता है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मूंगफली का जन्म स्थान है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो मूंगफली का जन्म स्थान क्या? ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्राजीलिया। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर आ जाता है कि गुच्छेदार मूंगफली की बीज, तो आ जाएगा कौशल G201 बोला जाता है। तो जो सबसे फेमस वैरायटी है गुच्छेदार मूंगफली जो पंच टाइप बोला जाता है, तो गुच्छेदार जो मूंगफली की बीज होती है जैसे बोला जाता है सॉरी वैरायटी या प्रजाति है, तो कौशल G201 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौशल G201। 1-2 क्वेश्चन और आप इससे ध्यान रखना। पूछा जाता है पैगिंग या अधिकीलन। पैगिंग या अधिकीलन। और पैगिंग या अधिकीलन की क्रिया किसमें की जाती है? तो मूंगफली में की जाती है। किसमें? मूंगफली में की जाती है। इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि पैगिंग या अधिकीलन की क्रिया किसमें की जाती है? तो मूंगफली में की जाती है। मृदा में अंडाशय के प्रवेश और वृद्धि को क्या कहा जाता है? पैगिंग या अधिकीलन कहा जाता है। यानी जो मृदा में अंडाशय जो मूंगफली द्वारा अंडाशय के प्रवेश या वृद्धि को क्या बोला जाता है? पैगिंग या अधिकीलन कहा जाता है। अब ये हमें पता होना चाहिए पैगिंग या अधिकीलन क्या होता है। सबसे ज्यादा ये पता होना चाहिए किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? मूंगफली से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? मूंगफली से संबंधित हो जाएगा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित? मूंगफली से। किससे संबंधित? मूंगफली से। अब इस कवक द्वारा होता है, कवक का नाम सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा। तो अक्सर यही पूछा जाता है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। गुच्छेदार मूंगफली की जो प्रजाति है वो कौशल हो जाएगा G201 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौशल G201। तो ये बार हमारा ये लास्ट क्वेश्चन 104 नंबर है। आप सबके बाद दोबारा हम रिपीट करते रहे। अवरोधी किस फसल की प्रजाति है? तो चना की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? चना की। निपिंग किस फसल से संबंधित है? चना से। शीर्ष कर्तन जिसे बोला जाता है, क्या हिंदी में बोला जाता है? शीर्ष कर्तन मतलब जो हमारी जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं या बड़ जो होती है उसको रिमूव करने की क्रिया को क्या बोला जाता है? निपिंग बोला जाता है या शीर्ष कर्तन बोला जाता है। चने की दाल में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? 21% पाया जाता है। कितना? 21% पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में चना की सबसे अधिक खेती होती है? तो झांसी मंडल। किसमें? झांसी मंडल में। चने के पोड बोरर जिसे बोला जाता है फली बेधक कीट के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायरस का नाम क्या हो जाएगा? एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस हो जाएगा। मूंगफली का जन्म स्थान क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। कवक द्वारा होता है, कवक का नाम सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा। गुच्छेदार मूंगफली की वैरायटी या प्रजाति है तो कौशल G201 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौशल G201।
तो ये हमारे जनरल क्वेश्चन है। क्या जनरल क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण, बाकी जो सर पढ़ा रहे हैं उसको भी अच्छे से याद करते चलिए और इसको आप अच्छे से नोट बनाइए और प्रॉपर तैयार करिए। बाकी आप सबकी नेक्स्ट क्लास लगने वाली है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। ऐसा हमारा 1943 में जो हेलमंथोस्पोरियम मोराजी आया है ना, उसने बता दिया कि बहुत सारे लोग मर गए, तो कि इस किसी एक चीज़ पर आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं, है ना। एक पेंडेमिक आ गया जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए, पैमाइन आ गया, अकाल आ गया। तो अब देखते हैं कि धान में क्या क्या पॉइंट हमारे रह गए हैं। तो जो पॉइंट रह गए हैं वो ये रह गए विद्यार्थियों की। पहली बात तो हम देखें कि धान एक C3 प्लांट है, ठीक है, C3 प्लांट है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद शॉर्ट डे का प्लांट है ना, कैसा प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है धान, लॉन्ग डे प्लांट नहीं है। और इसके बाद हम देखें तो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, स्वपरागित फसल है, क्रॉस पॉलिनेटेड है नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उसमें 1 से 4% तक क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है ना। धान हमने बताया आपको सेल्फ पॉलिनेटेड है, मेजरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, लेकिन फिर भी 1 से 4% तक में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। और हमने आपको बताया था कि जो क्रॉपें जो है सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं उनकी आइसोलेशन डिस्टेंस जो होती है वो 3 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 3 मीटर के करीबन रखी जाती है। तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। अब एक दो प्रश्न हमारे धान में और ये बनते हैं कि हम कहें कि माइलिंग क्या होती है या हलिंग क्या होती है। तो देखिए हलिंग का मतलब होता है जैसे आपकी धान है और धान से जो भूसी निकल जाएगी, भूसी और चावल का जो रेशियो होता है वही हलिंग परसेंट होता है ना। धान में भूसी और चावल का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? हलिंग परसेंट। जैसे हमारी देखिए 100 किलोग्राम धान थी, टोटल धान जो थी वो कितनी थी? 100 किलोग्राम थी। इस 100 किलोग्राम में से अगर हमने इसकी कुटाई करा दी, कुटाई का मतलब इसकी हमने सफाई कराई या इसको हमने चावल में परिवर्तित कराया धान को, 100 केजी हमारे पास धान थी और इसको हमने अगर चावल बनाया तो यहाँ पर हमारा 66 किलो चावल बनेगा और 33 केजी हमारी क्या निकल जाएगी? भूसी निकल जाएगी। तो यही भूसी और चावल का जो अनुपात है ना, यही हमारा क्या कहलाता है? हलिंग परसेंट। यानी कि ये अगर हम देख लें अनुपात की अगर बात की जाए तो अनुपात अगर हम देखें तो 2:1 का अनुपात हो जाता है। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि धान में हलिंग परसेंट का अनुपात क्या होता है, तो 2:1 का अनुपात रहता है। जैसे 100 किलोग्राम आपके पास धान है ना, तो धान में क्या किया हमने? 60 केजी आपका जो है इसमें से 66 किलोग्राम चावल निकला, 33 किलोग्राम आपकी भूसी निकली और इसी में क्या हुआ कि 66 और 33 का अगर हमने रेशियो देखा तो 2:1 का अनुपात आपका आ गया। ठीक है, कभी कभी आपने परीक्षाओं में लिखा हुआ देखा होगा कि पेपरों में आता है व्हाट इज ब्राउन राइस, है ना, पेपरों में लिखा हुआ आता है ब्राउन राइस क्या है। तो हम विद्यार्थियों आपको ब्राउन राइस के विषय में बता दें, अभी इसका सब PDF दे देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। ब्राउन राइस है ना। अब देखिए ब्राउन राइस वो राइस होता है जिसमें भूसी लगी हुई होती है, भूसी लगी रहती है, भूसी की यानी कि पॉलिश नहीं होती है, भूसी लगी रहती है। ब्राउन राइस में क्या होता है? भूसी लगी रहती है ना, जिसमें भूसी लगी रहेगी चावल में वो ब्राउन राइस होगा। ठीक है, अगर इसकी भी पॉलिशिंग कर देंगे तब फिर ये ब्राउन राइस नहीं होगा, भूसी निकाल देंगे पॉलिशिंग हो जाएगी इसकी। लेकिन एक होता है और माइलिंग धान में, ठीक है। तो माइलिंग क्या होता है? माइलिंग का मतलब होता है कि इसकी एल्यूरोन लेयर जो होती है धान की चावल की, उसको अगर खत्म कर दिया जाए एल्यूरोन लेयर को, तो इसमें विटामिन की कमी आ जाती है। और जब विटामिन की कमी आ जाएगी तो इसमें क्या होगा? हमें बेरी बेरी रोग होने लगेगा, यानी कि विटामिन B की कमी। और जो माइलिंग किए हुए चावल लगातार लोग खाते हैं तो उनमें जो है बेरी बेरी की समस्या आ जाती है। एक प्रश्न आपने बहुत ज्यादा पेपरों में और आते हुए देखा होगा कि गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किसका प्रिकर्सर है? तो विद्यार्थियों गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन A का प्रिकर्सर होता है। किसका प्रिकर्सर होता है? यानी कि विटामिन A इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, किसमें? गोल्डन राइस में। ठीक है, एक होता है सुपर राइस, है ना, गोल्डन राइस होता है। तो गोल्डन राइस में प्रश्न पूछा जाता है आपसे बार बार कि गोल्डन राइस में कौन सी चीज? बीटा कैरोटीन भी होता है इसमें, है ना। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन भी होता है और ये जो है जेनेटिक मॉडिफाइड है गोल्डन राइस। ठीक है, कैसा है? जेनेटिक मॉडिफाइड है, जेनेटिक मॉडिफाइड है, यानी कि जेनेटिक परिवर्तन के द्वारा इसे बनाया गया है, आनुवंशिक परिवर्तन के द्वारा। और ये जो है प्रिकर्सर विटामिन A का है और इसमें बीटा कैरोटीन भी पाई जाती है। दिस इज नॉन एज गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में आपको लिखा हुआ आएगा किस विटामिन का प्रिकर्सर है? तो विटामिन A का प्रिकर्सर है, यानी कि अच्छा स्रोत है। अगर कहीं पर आपको लिखा मिल जाए कि सुपर राइस क्या है, तो देखिए सुपर राइस की खोज किसने की थी? सुपर राइस, देखिए इसके फादर है GS खुश। अब देखिए GS खुश है और ये जो है सामान्य राइस की अपेक्षा लगभग 20% अधिक उत्पादन देता है, 20 से 25%, है ना। जो सामान्य राइस होता है उससे अधिक उत्पादन देता है ना, ये इसकी विशेषता होती है। ये होता है आपका सुपर राइस। ठीक है, तो इसकी खोज GS खुश ने की थी और ये सामान्य राइस की अपेक्षा 20 से 25% जो है उत्पादन अधिक दे देता है। तो ये हो गया आपका सुपर राइस। माइलिंग हमने आपको बता दिया। परवाइलिंग एक और की जाती है। परवाइलिंग देखिए एक प्रोसेस है, व्हीट में इसमें राइस में की जाती है। परवाइलिंग का मतलब होता है कि जो इसकी स्टार्च होती है ना, उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है परवाइलिंग के द्वारा। जो राइस या पैडी की जो फैट होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, स्टार्च होती है, उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, उसी को परवाइलिंग प्रोसेस कहा जाता है धान में। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने आपको बताई। तो आप अपने PPT में देख लीजिए क्या लिखा है, उसके हिसाब से भी आपको थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे इसके प्रश्नों
प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम। तो पहला पीपीटी देखते हैं आपका। इसमें लिखा हुआ विद्यार्थियों धान एक स्वपरागत, हमने आपको पहले ही बता दिया है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है जिसकी पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस 3 मीटर रखी जाती है। हमने पहले आपको बताया था कि जो पैडी इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, बट मे बी कभी कभी 1 to 4% इट में भी क्रॉस पॉलिनेटेड, कभी कभी 1 से 4% क्रॉस पॉलिनेटेड भी हो जाती है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेटेड होने के कारण इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर मेंटेन रखी गई है। ठीक है, चला अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस एक जेनेटिक है ना, ये जो है आपका जेनेटिक है, जेनेटिक परिवर्तित, जेनेटिक मॉडिफाइड धान है जो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गोल्डन राइस किसका प्रमुख स्रोत है, तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट अगला हम देखेंगे, धान में हलिंग प्रतिशत 65 या 66 कुछ भी है ना, इतना सटीक नहीं पूछेगा कि वैसे होता 66 है तो 65 या 66 कोई दिक्कत नहीं, बहुत दूर दूर के ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हमने बताया इसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो 2:1 होता है। हमने बताया था कैसे होता है, अगर 100 किलोग्राम हम धान लेंगे तो 100 में अगर 66 किलोग्राम आपका चावल निकल गया और 33 किलोग्राम आपकी जो है ये भूसी निकल गई, तो 66 और 33 का अनुपात जो हो गया वो हो गया आपका 1:2, यानी कि 2:1, 2 भाग चावल और 1 भाग भूसी, तो 2:1 का अनुपात हो जाता है, इसी को हलिंग परसेंट कहते हैं। फिर अगला हम देखेंगे, धान के प्रमुख खरपतवार विद्यार्थियों 2 हैं, वैसे है तो और भी, इकोनोक्लावा कृषिगली होती है, जंगली धान भी होता है, इकोनोक्लावा कोलोनम भी होता है। इसके बाद अगर हम देखें, मोथा भी इसका खरपतवार होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मोथा भी इसके खरपतवार में रख सकते हैं। और मोथा के साथ साथ अगर हम और भी देखें तो और भी खरीफ के खरपतवार, अगर कोलोबा कृषिगली हो गया, मोथा हो गया है ना, सार्वजनी हो गया, सार्वजनी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, धान में कॉपर की कमी से रेक्लेमेशन डिजीज होती है, रोग होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है आपका धान C3 और लघु दिवस पौधा है, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि राइस इज ए शॉर्ट डे प्लांट है ना, कैसा है, छोटा दिन लघु दिवसीय पौधा है और C3 पौधा है। तो इतना आपको जो है हमने बताया था कि इतना उस क्रॉप में जो है आपको और मेंशन करना है, इसकी भी आपको जो है PDF प्राप्त हो जाएगी। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं कि ये देखिए, आप एक बार देख लीजिए फिर से, स्वपरागत फसल है, पहला पॉइंट, गोल्डन राइस क्या है, धान में हलिंग कितना होता है, धान में प्रमुख खरपतवार क्या है, धान में कॉपर की कमी से रेक्लेमेशन होता है, धान C3 और लघु दिवसीय शॉर्ट डे का प्लांट है। तो इतनी बातें आपको हमें लग रहा है विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब विद्यार्थियों हम धान के प्रश्नों के विषय में बताएंगे आपको कि जो इसमें हमने प्रश्न सॉल्व कराएंगे, उन प्रश्नों को आप देखिएगा और उसके उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, तो हम आपको समझें कि आपने कितना धान को पढ़ा या उसमें से कितना आपने अर्जित किया। ठीक है, तो इसका प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है इसका विद्यार्थियों, धान का टेस्ट नंबर 4 है ये आपका एग्रोनॉमी का। तो पहला प्रश्न है, संकर धान की बीज दर प्रति हेक्टेयर है ना, हमने आपको सारी की सारी बीज दरें आपको बताई थी है ना, हमने आपको बताई थी ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा सीटेट, हमने आपको ड्रिलिंग के द्वारा सीटेट बताई थी। ठीक है बेटा, दिशा गुप्ता आपका गलत हो गया, इसी वाले सब गलत, डी वाले सही है, डी वाले जो विद्यार्थी हैं वो सब सारे के सारे सही हैं। हर्ष शर्मा सही है, प्रणब चौधरी गलत बताए, ऋतिक गलत है ना, प्रणब चौधरी दोबारा से गलत बता रहे हो, इतना ज्यादा गलत ना बताओ, जो गलत जो है खुद शर्मा जाए कि हम गलत हैं, है ना। गलतियां करो, 1-2 बार करो, ठीक है, बहुत बार जो गलतियां करोगे तो गलतियां खुद कहेगी कि हम गलत है ना, हर बार करोगे तो गलती शर्मा जाएगी बेचारी, ऐसा ना करो। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने आपको बेटा लिखाया था कि ब्रॉडकास्टिंग से 100 किलोग्राम, ड्रिलिंग से आपकी जो होती है वो 60 किलोग्राम, हाइब्रिड राइस में 15 किलोग्राम, कितने बार बताया है हमने आपको, और फिर भी नहीं समझ पाओगे तो फिर कैसे समझोगे, है ना। अनुराग दत्त तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बी लिख रहे हो, है ना, ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए अभी सर ने पढ़ाया 15 से 20 किलोग्राम, देखिए 15 से 20 किलोग्राम हो सकता पढ़ा दिया हो, लेकिन एग्जैक्ट इसकी 15 किलोग्राम ही हाइब्रिड होती है। ठीक है, हाइब्रिड राइस होता है 15 किलोग्राम ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 15 किलोग्राम। संकर धान की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है 15 किलोग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बहुत सारे लोगों ने सही बताया था, लेकिन हमने जो बताया हम उसी को पूछेंगे और वही सत्य है। ठीक है, हम जो लिखा दिए हैं उसी को आपको याद करना है, जो मेंशन करा दिया वही परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। ठीक है, जो लिखा दिया वही करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रीति सिंह ठीक है बेटा, 15 किलोग्राम, रवि गंगवार डी ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल है। ये देखिए कोई गलत नहीं करेगा, अगर जिसने गलत किया तो समझ ले वो जो है एग्रीकल्चर पढ़ने के लायक नहीं है, फिर वो नहीं पढ़ सकता है। चलिए सभी लोग बताइए फटाफट, खैरा बीमारी संबंधित है ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, धान है। ठीक है, चलिए देखिए धान है तो खैरा ठीक है। अगर हम यहीं पर पूछते हैं जिंक की कमी से होती है, अब अगर हम पूछते जिंक का पौधे में क्या काम होता है तो कोई बता पाएगा क्या, जिंक का पौधे में क्या काम होता है? एनी स्टूडेंट, कोई भी? जिंक की कमी 25 किलोग्राम, ये क्या है? ये बेटा नर्सरी स्टेज में ज़्यादा लगता है तो 5 किलोग्राम पहले हम डालेंगे नर्सरी में। अगर मेन फील्ड में डालना हो तो हम डाल सकते हैं 25 किलोग्राम, नर्सरी में नहीं डालेंगे।
क्या है ये वीडियो ऑडियो बना के भेजा? ठीक है, हरा, ये हरा अभिषेक, ये नहीं कोई काम है जिंक का, हरा भरा नहीं। ठीक है, प्लांट की रूट में ग्रोथ हो जाती है जिंक से, कहाँ तो बने हुए हो। चलिए हम बताएंगे आपको, जब कराएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खैरा बीमारी धान से संबंधित है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र होती है। देखिए सामान्य विधि के द्वारा, एक तो विधि हमने अभी अभी आज के क्लास में शुरू में ही बताया, हमने कहा अगर सामान्य प्रजातियां हैं, बौनी सामान्य धान है तो हम 21 से 25 दिन में ट्रांसप्लांट कर देंगे। अगर हमारी जो है लेट वैरायटी है तो 1 महीने में ट्रांसप्लांट करेंगे। और अगर हमारी जो है ऊसर में धान उपजाई जा रही है तो हम उसको 40 से 45 दिन में ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, काफी लोगों ने सही बताया है। हम बता रहे थे कि सामान्य दशाओं में अगर हम देखेंगे ट्रांसप्लांट के लिए तो आपका 21 से 25 दिन हो जाएगा। अगर हम लेट वैरायटी में देखते हैं, लेट प्रजातियां है ना, तो लेट प्रजातियों में आपका देखेंगे अगर हम 30 से 35 दिन हो जाता है। अगर हम ऊसर वाली भूमियों में देखेंगे जहां ऊसर है तो आपका 40 से 45 दिन तक भी ट्रांसप्लांट करने में समय लग सकता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि सामान्य दशाओं की अगर बात की जाए है ना, साधारण दशाओं की, तो 21 से 25 दिन में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर हम लेट प्रजातियों की बात करते हैं तो 30 से 35 दिन में कर सकते हैं। अगर ऊसर की बात करते हैं तो 40 से 45 दिनों में इसको जो है ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, सभी ने इसका सही आंसर दिया। कुछ जो है देख देख के आंसर देते हैं एक दूसरे का। धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है, अभी हमने आपको बताया है जो हलिंग परसेंट होता है। तो धान में चावल का हलिंग परसेंट हमने तुरंत अभी बताया था कि 2:1 रेशियो में होता है हलिंग परसेंट, और 2:1 अगर होगा तो 66:33 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 66। ठीक है, अभी उसमें लिखा था 67, 65, 66 दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 65 भी आप याद कर लेंगे तो इनमें से और किसी के पास जाएगा। देखिए कितने दूर दूर ऑप्शन आते हैं, आप लोग डेटा से परेशान ना होना। देखिए डेटा में ऑप्शन देखिए कहाँ जा रहा है, एक 30 जा रहा है, दूसरा 50, तीसरा 80, 66 है ना। तो 1-2 नंबर इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं, डेटा बहुत दूर फेंका जाता है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप जो है आप रहे अच्छे अच्छे प्रोफेसर परेशान हो जाएंगे, इतना डेटा कौन याद करेगा, है ना। तो डेटा थोड़ा अंदाज लगा के दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है धान की रोपाई प्रति वर्ग मीटर कितने स्थानों पर की जाती है ना। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर 1 मीटर स्क्वायर जगह है ना, एक मीटर स्क्वायर जगह है तो उसमें हम कितने स्थानों पर रोपाई करेंगे। तो हमने बताया था आपको 50 हिल्स होने चाहिए और प्रत्येक हिल में लगभग जो है 4 से 5 पौधे होने चाहिए। तो हिल्स जो होते हैं कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 50 किस किस के बीच में आ रहा है, इसमें भी नहीं आएगा। देखिए आपका 46 से 55 वाला सही हो जाएगा, 50 हिल्स हमने आपको बताया था। तो आप ठीक है, सभी लोगों ने सही आंसर किया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, ये तो सभी बता देंगे, इसमें किसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। सभी लोग फटाफट बताइए। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी ऑफ, ये क्या है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, जस्ता जिंक की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये साधारण सा प्रश्न था, इसमें किसी कोई परेशानी होने की जरूरत है नहीं, है ना। अब प्रश्न आया, देखिए देश में कृषि फसलों में अग्रणी राज्यों में फसलों के जोड़े प्रस्तुत है, गलत जोड़ा इंगित करें। अब ये प्रश्न थोड़ा टेक्निकल है, आप लोग आंसर बताएंगे फिर हम बाद में बताते हैं कौन सा जोड़ा जो है इसमें से इंगित नहीं है। हाँ, प्रीति सिंह जिंक अब क्या है, तो चला गया वो प्रश्न। आलोक प्रकाश, प्रणब चौधरी, सी अंकित साहू का जवाब जो है सबसे पहले सही आया है, डी ऑप्शन। ठीक है, यही सही है। रितेश तिवारी ठीक बता रहे हो, अभिषेक यादव आपका गलत है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए राज्य यानी कि फसल से संबंध कर रहा है वो कि कौन सी फसल किस राज्य में होती है। तो असम की अगर हम बात करें तो चाय उत्पादन होता है। अभी हेमंत बिस्वा जी इसके चीफ मिनिस्टर भी बने हैं हाल ही में। भारतीय जनता पार्टी ने जो है असम में क्या किया है, अपना बहुमत जो है साबित कर दिया है, और असम का जो बहुमत असम में भारतीय जनता पार्टी का साबित हो गया है। तो वहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर हाल ही में हेमंत बिस्वास बने। कौन बने हैं, हेमंत बिस्वास। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है हेमंत बिस्वास। वैसे हम आपको करंट में भी बताते हैं इसको। हेमंत बिस्वास इसके चीफ मिनिस्टर बने हैं असम के। कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, असम के चीफ मिनिस्टर बने हैं हेमंत बिस्वास। और इन्होंने जब ये 22 साल के थे तभी कह दिया था, जब इनकी शादी हुई थी, कि हम जो है असम के सीएम बनेंगे। ठीक है, पहले ही इन्होंने जो है फोरकास्ट कर दिया था कि हम असम के सीएम बनेंगे एक ना एक दिन। तो ये जो है इन्होंने पहले ही कह दिया था, हेमंत बिस्वास। तो चाय असम से संबंधित है, ठीक है, क्लियर है। जूट पश्चिम बंगाल में होता है। जूट जो है सोना है, जो पश्चिम बंगाल का व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। तो व्हाइट गोल्ड नहीं, इसको जो है एक प्रकार से गोल्ड ही कहा जाता है बंगाल में। ठीक है, और इसके बाद गन्ना उत्तर प्रदेश में, है ना। गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अधिक है, सबसे ज्यादा अगर गन्ने का उत्पादन है तो उत्तर प्रदेश में है ना। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। लेकिन अगर चीनी मिलों की संख्या देखें तो महाराष्ट्र में अधिक है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रश्न आ जाता है चीनी मिलें कहाँ पर देखें, तो चीनी मिलें जो है वो हमारी महाराष्ट्र में ज्यादा है, और उत्पादन जो है वो हमारा जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो चीनी मिलें जो है कहाँ पर ज्यादा है, वो हमारी महाराष्ट्र में ज्यादा है। अब हम बात करते हैं, चौथा ऑप्शन हमारा है चावल के विषय में।
तो गलत जोड़ा इंगित करने वाले में हमने आपको बताया था विद्यार्थियों की चाय जो है असम में होती है ना, ये बिल्कुल बात सही है कि असम में बड़े बड़े बागान है चाय के, लगभग भारत की जो है 57% 60% चाय जो है असम में ही प्रोड्यूस की जाती है। अब दूसरा था आपका जूट, पश्चिम बंगाल में होता है, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब बात आती है चावल, तो चावल बिहार में विद्यार्थियों बंगाल है ना, चावल में जो है बंगाल अगर यहाँ पर होता तो हम सही कर देते, और इसमें बंगाल की जगह पर हमारा लिख दिया है बिहार, है ना, तो बंगाल यहाँ पर होना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा कि जो है बंगाल है बिहार की जगह पे, ठीक है, बंगाल है तो बंगाल आपका बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों है, धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु मचेटी का प्रयोग रोपाई के कितने दिन पश्चात करना चाहिए। तो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हमने जब मचेटी के विषय में प्रोपानेल F34 के विषय में बताया था, हमने बताया था कि प्रोपानेल F34 स्टाम्प 34 जो होती है वो हम 1 सप्ताह के बाद यूज करते हैं जब हमारे खरपतवार निकल आते हैं। और मचेटी का प्रयोग हमने आपको बताया था, ब्यूटाक्लोर या मचेटी का प्रयोग धान में तुरंत बाद हम करते हैं, जैसे धान की हमने ट्रांसप्लांट किया फसल को, और ट्रांसप्लांट करने के बाद भरे हुए पानी में ब्यूटाक्लोर या मचेटी डाल देते हैं, जिससे कि प्री इमरजेंस है, यानी कि निकलने ही नहीं देता है बीज को। मचेटी का ये काम होता है कि बीज का जर्मिनेशन ही नहीं होने देगा, खरपतवार निकलने ही नहीं देगा, तो हम 3 से 4 दिन बाद ही डाल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु मचेटी का प्रयोग रोपाई के कितने दिन बाद पश्चात करना चाहिए। तो जो है मचेटी का प्रयोग हम रोपाई के 3 से 4 दिन बाद कर देते हैं तुरंत, और इससे कि क्या होता है कि हमारी धान जैसे जड़ पकड़ जाती है, जड़ पकड़ने के बाद हम पूरे भरे खेत में पानी भरा हो जिसमें उसमें मचेटी डाल देते हैं, अभी ब्यूटाक्लोर डाल देते हैं, तो पूरे खेत में फैल जाती है, और खेत में फैलने के बाद होता यह है कि आलम ये रहता है कि हमारा जो है इसमें बीट्स ही नहीं जमता, खरपतवार जमेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। धान के लिए बोई गई हरी खाद की फसल की पलटाई धान की रोपाई के कितने दिन पूर्व कर देनी चाहिए। तो विद्यार्थियों अगर हम पलटाई की बात करें तो पलटाई धान में जो है हरी खाद की बुवाई के, वैसे तो हमने बताया था आपको कि 1.5 महीना लगभग होता है हरी खाद पलटने का, अगर साधारण बात हम करें तो 1.5 महीना पहले हरी खाद को जो है पलट देना चाहिए फील्ड में। लेकिन धान में क्या होता है कि पानी भरा रहता है, तो 1 सप्ताह पहले हमारी जो है धान में पलटाई कर देनी चाहिए, है ना, हरी फसलों की। तो 6 से 7 दिन पहले अगर कर देंगे तो सड़ाव बहुत तेजी से होता है धान में, तो 6 से 7 दिन में आपकी जो है फसल सड़ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए उर्वरकों की संतुलित मात्रा। अब देखिए संतुलित मात्रा हमने जो आपको लिखाई थी कल वाली क्लास में, कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमने कहीं 120 भी देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उतना भी आप याद रखेंगे तब भी आप ऑप्शन से पकड़ लेंगे। मान लीजिए हमारी पीडीएफ में अगर दिया है आपको, कल वाली पीडीएफ में आपको मिलेगा 100 60 दिया है, ठीक है, तो अब इस हिसाब से भी अगर आप पकड़ेंगे प्रश्न को ऑप्शन को, तो कौन वाला सही करेंगे बताइए। आप 60 30 वाला तो कर नहीं देंगे, ये तो इसके हिसाब से गलत हो गया, ये भी गलत हो गया 80 40 40 वाला, ये भी आपका 100 30 30 वाला गलत हो गया। आपका सही कौन सा हुआ जाके, लगभग एग्जैक्ट सही हो रहा है आपका 120 60 60 वाला सही हो रहा है। तो आप हमने बताया ना कि डेटा से परेशान ना होइए, डेटा हो सकता है एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाए, लेकिन आपको वहाँ प्रश्न अगर वो डेटा भी पता है, उस डेटा के अनुसार भी अगर आप वहाँ चाहेंगे, अगर वो डेटा याद है, तो प्रश्न आपका जो है गलत हम नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। डेटा से इतना ज्यादा ना घबराइए, डेटा एक आध पॉइंट जैसे 65 का 66 हो गया, 100 का 120, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि वो इतना खुद ही डेटा में फ्लक्चुएशन देते हैं कि आपको जो है डेटा से परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप देख लीजिए इसके अनुसार आप यही तो सही करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न विद्यार्थियों, श्री पद्धति में धान की बीज मात्रा होती है, लेकिन इसमें है थोड़ा ज्यादा पास का हमने 5 से 6 किलोग्राम लिखाया था, 5 किलोग्राम वाला आप सही कर देंगे। हमने लिखाया था कि श्री पद्धति जो होती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है, SRI जो होता है सिस्टम ऑफ, मैंने बताया था, फिर लिख लीजिए सिस्टम ऑफ, देखिए जितनी बार पढ़ेंगे आप उतना ही आपको अच्छा याद होगा। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है, इंटेंसिफिकेशन। अब देखिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो होता है, इसमें क्या है विद्यार्थियों कि इसमें हमने बताया था कि आपकी बीज की जो बचत है वो सामान्य धान की अपेक्षा 90% सीड की जो है बचत होती है, 90% बीज बचत हो जाएगी। सामान्यतः हमने ड्रिलिंग में बताया था कि ड्रिलिंग विधि के द्वारा लगभग आपका 60 किलोग्राम राइस की सीड रेट होती है। अब अगर 90% बचत हो गई तो कितना हो गई, 50 किलोग्राम, है ना, 5 किलोग्राम 55 का या 60 का लगभग 90% 5 किलोग्राम हो गई। तो इसमें हमने फिर आपको डायरेक्ट लिखा भी दिया था कि आप जो है 5 किलोग्राम बीज इसमें जो है डाल सकते हैं। स्पेसिंग इसकी हमने आपको 25/25 लिखा दी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका विद्यार्थियों सही हो जाएगा ए, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से SRI पद्धति में हम जो है देते हैं, ठीक है, सीड रेट। अगला प्रश्न विद्यार्थियों इसी का, देखिए इस देश में धान की खेती हो तो आवश्यक तापक्रम होता है। किस देश में, अपने देश की बात कर रही है, यानी कि भारत की बात की जा रही है। इस देश में यानी कि भारत में धान की खेती हेतु टेम्परेचर होना चाहिए। अब देखिए टेम्परेचर में बिल्कुल सटीक नहीं दिया होगा, वेरिएशन होगा आपका टेम्परेचर। देखिए आप 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो हमें कुछ हद तक सही लग रहा है। अब देखिए 15 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इस ऑप्शन का कोई मतलब है, आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तब भी आप ऑप्शन को छांट लेंगे। 15 से 15 का कोई अर्थ नहीं हुआ, 15 मतलब 15 ही होना चाहिए, ये भी नहीं है। 40 से 45 में ये भी गलत हो गया कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो आपका जो टेम्परेचर हमने बताया था कि 21 से लेकर के 35 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमने 21 से 37 साल लिखाया है। तो बताइए कितना ज्यादा डेटा 20 से 35 क्यों दिया उसने, तो 21 से 37 20 से 35 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1-2% इधर उधर हुआ, और ये इतना डाटा हर किताब में इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको 21 से 37 भी पता है, तब भी आप जाएंगे किसके पास, जाएंगे तो इसी के पास, ए वाले ऑप्शन के पास। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं विद्यार्थियों, धान और आलू के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देंगे, यानी कि
धान और आलू के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के किस रूप में देते हैं, है ना, प्राथमिकता देंगे। देखिए किताब में थोड़ा घुमा फिरा के लिखते हैं, इसीलिए लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। बात असल में ये कह रहा है प्रश्न कि धान और आलू में नाइट्रोजन किस रूप में हम दें जिससे कि वो ज्यादा एब्जॉर्ब करें नाइट्रोजन को, ठीक है। हमने बताया था पहले से भी आपको बताया है कि पैडी में कभी भरे हुए पानी में कभी नाइट्रोजन नहीं देनी चाहिए। धान के खेत में अगर पानी भरा है और आप डायरेक्ट नाइट्रोजन देना चाहते हैं तो विद्यार्थियों ना दीजिए, क्योंकि डिनाइट्रिफिकेशन होगा और लीचिंग के द्वारा नाइट्रोजन आप दे रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर पानी भरा है तो आप पैलेट मेथड के द्वारा नाइट्रोजन दीजिए, यानी कि नाइट्रोजन में उर्वरक मिट्टी के साथ गोलियां बना के प्रेड्यूस जोन में आप स्टेबलाइज करिए, या फिर आप ये करिए कि पानी को खेत से निकाल दीजिए उसके बाद नाइट्रोजन दीजिए। दो विधियां हैं, ठीक है। नहीं तो आपकी नाइट्रोजन खराब चली जाएगी, आपने पैसा भी लगाया उसका लाभ भी ना मिले। और एक इसमें ये पूछ रहा है नाइट्रोजन उर्वरक किस रूप में देते हैं, तो देखिए सामान्यतः पौधे देखा होता है, सामान्यतः पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रेट, सामान्यतः पौधे नाइट्रेट के रूप में। लेकिन अगर हम स्पेशल कंडीशन हमारे पास दी गई है धान और आलू की, तो इस स्थिति में विद्यार्थियों पौधे जो है अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं, अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। तो अमोनिकल फॉर्म में ले लेंगे, यानी अमोनिया के रूप में लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नत्रजन में परिवर्तन की क्रिया को कहते हैं। देखिए नाइट्रेट से रासायनिक नत्रजन में परिवर्तित हो रहा है, केमिकल नाइट्रोजन परिवर्तित हो जाता है, तो ये प्रोसेस विद्यार्थियों कहलाती है डिनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। पहले देखिए नाइट्रेट बना और नाइट्रेट के बाद फिर जो है ये केमिकल उसमें नाइट्रोजन में चला गया, फिर इसका लॉस हुआ ना। पहले उसने कहा कि नाइट्रेट बना, देखिए पहले प्रोटीन थी, है ना, इसके बाद क्या हुआ, नाइट्राइट बना, अमोनिफिकेशन हुआ ना इसका, तो नाइट्राइट बनेगा। हमने आपको बताया था कि अमोनिया का प्रोटीन है, फिर इसमें जो है एमिनो एसिड्स हैं, उनका अमीनोफिकेशन होगा, यानी कि अमोनीकरण होगा। अमोनीकरण के बाद क्या आएगा, नाइट्राइट बनेगा। नाइट्राइट के बाद क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। अब इस नाइट्रेट का जो है रासायनिक द्वारा परिवर्तन जब हो गया तो इसी क्रिया को कहेंगे नाइट्रिफिकेशन, यानी कि डिनाइट्रिफिकेशन। पहले तो ये नाइट्रिफिकेशन वाली प्रोसेस हुई, देखिए ये जो प्रोसेस होगी प्रोटीन से लेकर के नाइट्रेट तक, तो जो नाइट्रिफिकेशन हो गई इसे कहेंगे नाइट्रिफिकेशन, है ना, नाइट्रीकरण, इसे क्या कह देंगे, नाइट्रीकरण। और जब इसी नाइट्रीकरण का लॉस हो गया नाइट्रेट का, तो ये कहलाएगी डिनाइट्रिफिकेशन, है ना। डिनाइट्री है, डिनाइट्रिफिकेशन कहेंगे, इसे विनाइट्रीकरण की क्रिया कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन से नाइट्रेट से रासायनिक नत्रजन में परिवर्तन की क्रिया को डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। पहले देखिए हमने बताया कि अमोनिया से जो है आपकी प्रोटीन से अमोनिफिकेशन हुआ, नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बना। अब नाइट्रेट के बाद जब इसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा फिर से, अगर देखें हम नाइट्रोजन का, तो इसी को हम कहेंगे विनाइट्रीकरण, यानी कि इसका लॉस हो गया, ठीक है। तो ये है आपका नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, विनाइट्रीकरण या डिनाइट्रिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट। अब अगला देखो, उटेरा कल्टीवेशन मुख्यतः कहाँ की जाती है, तो देखिए उटेरा कल्टीवेशन जो होती है ये मुख्यतः आपकी की जाती है छत्तीसगढ़ में। और उटेरा कल्टीवेशन है क्या, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। हम आपको पढ़ा चुके हैं व्हाट इज उटेरा कल्टीवेशन, है ना। उटेरा कल्टीवेशन क्या होता है, चलिए बताइए आप लोग, उटेरा कल्टीवेशन कोई भी विद्यार्थी बताए। उटेरा कल्टीवेशन मुख्यतः विद्यार्थियों छत्तीसगढ़ में की जाती है। कहां पर की जाती है, छत्तीसगढ़ में, जनजातीय क्षेत्रों में। बताइए भाई, कोई जवाब नहीं दे रहा है। उटेरा कल्टीवेशन क्या है, सुमेंद्र सिंह वगैरह उपस्थित हैं क्यों भाई, सुमेंद्र, सत्येंद्र, है ना, ये लड़के तो हमें दिख ही नहीं रहे इसमें, कहाँ चले गए, कमेंट करिए। उटेरा कल्टीवेशन के विषय में बताइए। देखिए हम आपको बता देते हैं, उटेरा कल्टीवेशन जब धान की फसल खड़ी हुई होती है और वो कटने वाली होती है, उसी में जब हम दूसरी फसल बो देते हैं, है ना, तो उसी को हम उटेरा कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही हो गया उटेरा, स्पेशलाइज्ड टाइप का कल्टीवेशन, है ना। मोन्टू गौतम सर बताइए भाई। चलिए अब ये क्लास तो विद्यार्थियों हमारी आज की जो है समाप्त हुई, इसके प्रश्न समाप्त हो गए हैं, है ना। अब बात आती है कि ये प्रश्न हमने आपको करा दिए धान के। अब अगली फसल विद्यार्थियों इसमें जो शुरू होगी वो हमारी प्राप्त शुरू होगी मक्का की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से विद्यार्थियों हम मक्का शुरू करेंगे। और अगर हम बात करें अभी, तो हम अब पशुपालन के विषय में आपको बताने जा रहे हैं, पशुपालन पढ़ाएंगे, है ना, पशुपालन की नस्लों के विषय में बताएंगे। आज विद्यार्थियों हम बता रहे हैं कि नस्लें जो है चल तो रही बेटा क्लास कितनी देर बाद, है ना, क्लास चल रही। देखिए रिले क्रॉपिंग, ठीक अमन तुमने बताया है, तो रिले क्रॉपिंग जो है ये है, लेकिन इसका एक विशेष नामकरण छत्तीसगढ़ में उटेरा नाम से भी कहते हैं इसको, ठीक है, वही उटेरा कल्टीवेशन है। चलिए अब हम अगर पशुपालन की बात करें विद्यार्थियों, तो पशुपालन में बात हो रही है कि हम बता रहे थे, आपको सामान्य साहित्य परिचय दे देते हैं पशुपालन का। पहले तो लास्ट क्लास में विद्यार्थियों हमने इसकी आपको एक पीडीएफ दी थी, जिसमें पशुओं के फैमिली दिया था, उनके क्रोमोसोम दिए थे, उनके साइंटिफिक नेम दिए थे, है ना। तो इस तरीके से आपको जो हमने बताया था। आज विद्यार्थियों बात करेंगे नस्लों के विषय में, ब्रीड्स के विषय में। तो ब्रीड्स से शुरुआत करते हैं।
अगर कोई भी गाय है ना, गाय की नस्ल है, या पहली बात तो ये है कि नस्लों में अगर हम देखें तो गाय से शुरुआत करते हैं, तो एक होती है कुबड़ वाली गाय, एक बिना कुबड़ वाली गाय। तो कुबड़ वाली विद्यार्थियों जो गाय है उसे हम कहते हैं देसी नस्ल, और बिना कुबड़ वाली गाय है वो कहते हैं विदेशी नस्ल। देसी नस्ल जो होती है दिस इज नॉन एज बॉस इंडिकस, विदेशी नस्ल जो होती है दिस इज नॉन एज बॉस टॉरस, टॉरस नस्ल होती है। अब यह है कि दूध के उत्पादन के हिसाब से अगर देखें, है ना, अब इसमें काम अलग अलग है सबके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देसी नस्लों की। तो देसी नस्लों में ये स्थिति है कि 3 तरीके से नस्लों को हमारी बांटा गया है देसी नस्लों में, यानी कि भारतीय गाय। कैसे कैसे ऐसे बांटा गया है कि पहले तो हम देखेंगे दुधारू नस्लें, फिर हम देखेंगे द्विकाजी नस्लें, फिर हम देखेंगे भारवाही नस्लें, है ना। कौन कौन सी देखेंगे? दुधारू, द्विकाजी और भारवाही, ठीक है। अब दुधारू, इनको इंग्लिश में मिल्च ब्रीड कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, समस्या ये हो जाती है, एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज कराने के लिए लिख देगा निम्नलिखित में से मिल्च ब्रीड, गाय की मिल्च ब्रीड है ना। और इंग्लिश में लिखा ही रहेगा मिल्च, और हिंदी में भी मिल्च लिख देगा, दुधारू नहीं लिखेगा। क्या नहीं लिखेगा? दुधारू। तो आप में से कुछ लोग जो हैं, जो हिंदी माध्यम के प्रकांड विद्वान हैं, वो यहाँ पर फंस सकते हैं। वो ये समझेंगे कि मिल्च ब्रीड ये है क्या, हम मिल्च तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो विद्यार्थियों ये कभी कभी वो आपके साथ धोखा कर देता है ना। तो मिल्च ब्रीड का मतलब होता है कि दुधारू नस्ल, इसको ही इंग्लिश में, हिंदी में कह देते हैं दुधारू नस्लें, और इसी को इंग्लिश में कह देते हैं मिल्च ब्रीड, दुधारू नस्लें, है ना। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है, दुधारू नस्लें या मिल्च ब्रीड। अब इसी में होता है कि एक दुधारू नस्लें वो नस्लें जिनका उत्पादन या जिनका पालन हम प्रमुख रूप से दुग्ध उत्पादन के लिए ही करते हैं। इनसे हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, यानी कि इनके बछड़ों से हम जो है खेती बाड़ी या कृषि कार्य जो है नहीं लेते हैं, उन्हें हम जो है मिल्च ब्रीड कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि डबल पर्पस ब्रीड की, तो डबल पर्पस ब्रीड का विद्यार्थियों देखिए, आजकल कृषि कार्य में तो वैसे भी हमारी जो है यूज हो ही नहीं रहा है। गाय गोवंश जो है, कैटल है, उसका यूज नहीं हो रहा है कृषि कार्यों के लिए। अब तो ट्रैक्टर ही आ गया है, बहुत कम यूज हो रहा है, 1-2% के करीब। अब अगर हम बात करें कि डुअल पर्पस का मतलब ये था, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया कि जो दूध के लिए भी हमें अच्छी सोर्स हो, और साथ साथ में जो है हमारा दूध के साथ साथ में क्या हो, जो कृषि कार्य के लिए भी इसके बछड़े अच्छे हों, तो दिस इज नॉन एज डुअल पर्पस। और तीसरा था हमारा भारवाही नस्लें। तो भारवाही नस्लें विद्यार्थियों वो नस्लें थी जिनको हम केवल और केवल बोझा ढोने के लिए या कृषि कार्यों के लिए, या जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बोझा ढोने के लिए काम करते थे, मतलब ड्राफ्ट एनिमल इनको कहा जाता था, यानी कि भारवाही जानवर कहा जाता था। तो 3 प्रकार से नस्लों को हमारा जो है क्लासिफाइड किया गया है। आइए हम तीनों नस्लों को देख लेते हैं, इनमें कौन कौन सी नस्लें आती है इंक्लूड। तो आइए फटाफट देखते हैं। तो देखिए, पहली नस्ल विद्यार्थियों हमारी है पशुओं की महत्वपूर्ण नस्लें, भारतीय गाय की नस्लें कुबड़, जिनके कुबड़ है। तो देखिए, दुधारू नस्लें में इन्हीं को इंग्लिश में कह देते हैं मिल्च ब्रीड, है ना। क्या कह देते हैं? मिल्च ब्रीड। अगर दुधारू नस्लों की विद्यार्थियों हम बात करें तो इसमें साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी, है ना। गिर और देवनी भी है, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी, ये मिल्च ब्रीड है, दुधारू नस्लें हैं। अब अगर द्विकाजी नस्लों की हम बात करें, डुअल पर्पस की बात करें विद्यार्थियों हम, तो इसमें आपकी आ जाती है हरियाणा, थार पारकर और काकरेज। ये क्या है? डुअल पर्पस ब्रीड है, हरियाणा, थार पारकर और काकरेज। ये कैसी नस्लें हैं? डुअल पर्पस है। और अगर हम ड्राफ्ट एनिमल्स की बात करते हैं, ड्राफ्ट नस्लों की बात करते हैं, यानी कि भारवाही की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों हमारे पास आती हैं अमृतमहल, गंगातीरी और पवार। ये कैसी हैं? ड्राफ्ट ब्रीड्स, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी नस्लें होंगी। देखिए, पहले देख लीजिए, दुधारू नस्लों में हमारे पास आ गई है साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी। डबल पर्पस में हमारे पास आ गई हरियाणा, थार पारकर, काकरेज, कंगयायम, खिल्लारी, बहुत सारी इसमें भी है, दिखाएंगे हम आपको। भारवाही में अमृतमहल, गंगातीरी, पवारी और जो है कैन कथा आएगी इसमें, है ना। तो बहुत सारी नस्लें इसमें भी अभी आपको दिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें और नस्लों के क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, देवनी इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद डबल पर्पस में अगर हम देखें, अंगूल है, मेवाती है, राठी है, कृष्णा घाटी है, निमाड़ी, है ना। कितनी और है डबल पर्पस में? अंगूल है, मेवाती जो है, इसका ओरिजिन प्लेस आपको बता दें, इसी को कहते हैं कोसी नस्ल। इसी का दूसरा नाम है कोसी नस्ल। ये नस्ल विद्यार्थियों कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में पाई जाती है। इसका ओरिजिन प्लेस है मथुरा, उत्तर प्रदेश, और मथुरा में ही इसको कोसी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कोसी कला मथुरा में पाई जाती है। इसका ओरिजिन प्लेस कोसी कला मथुरा है। तो देखिए, आपकी पहले हमने बताया कि जो हरियाणा है, थार पारकर है, काकरेज है, उसके बाद आएगी आपकी अंगूल, मेवाती, राठी, कृष्णा घाटी और निमाड़ी, है ना। कृष्णा घाटी है, निमाड़ी है, राठी है, मेवाती है और अंगूल है। अगर हम वहीं पर ड्राफ्ट नस्लों के विषय में बात करें तो हमारे पास नागौरी है ना। कौन सी है? नागौरी है, कैनकथा है, खेरीगढ़ी है, मालवी है, कंगायम है, हेलिकल है और खिल्लारी, ठीक है। कंगायम है, नागौरी है, कैनकथा है, खेरीगढ़ी है, मालवी है, हेलिकल है और खिल्लारी है। ये सब आपकी कैसी है? ये ड्राफ्ट ब्रीड है ना। ड्राफ्ट का मतलब भारवाही नस्लें हैं। बीच में जो लिखी है आपकी, ये डबल पर्पस ब्रीड है, अंगूल है, मेवाती है, राठी है, कृष्णा घाटी और निमाड़ी है। उधर आपकी लिखी है नागौरी, कैनकथा, है ना, और खेरीगढ़ी, मालवी, कंगायम, खिल्लारी, ये सब क्या है? हलिकल। ये सब आपकी ड्राफ्ट ब्रीड है, यानी कि भारवाही नस्लें हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अब विदेशी नस्लों की हम बात करें विद्यार्थियों, गाय की विदेशी नस्लें कुबड़ रहित, यानी कि इनमें कुबड़ नहीं होता है, हम्पलेस है, हम्पलेस। इन ब्रीड्स को कहा जाता है हम्पलेस ब्रीड, कुबड़ रहित नस्लें, और वो हम्प युक्त थी, है ना। तो इसमें देखेंगे अगर हम दुधारू नस्लें विदेशी नस्लों में, इनको बास टॉरस कहा जाता है, बास टॉरस, और वो बास इंडिकस थी, है ना, बास टॉरस। तो होल्स्टीन फ्रीजियन आती है इसमें, ब्राउन स्विस, आयरशायर, जर्सी, जर्सी और रेड टैन, है ना। इसमें कौन कौन सी आ रही है? होल्स्टीन फ्रीजियन है आपकी, ब्राउन स्विस है, आयरशायर है, गर्नसी है
जर्सी है और रेड है। ये सब क्या है, मिक्स ब्रीड है विदेशी नस्लों की। अगर यहीं पर हम मीट पर्पस की बात करते हैं विदेशी नस्लों में, तो मीट पर्पस में विद्यार्थियों आपकी आती है हेयरफोर्ड, एन्नास, एबरडीन, शॉर्टहॉर्न, चारुलाइस और ब्रांगस। ये विद्यार्थियों नस्लें जो है आपकी मीट पर्पस की नस्लें हैं। कौन कौन सी? हेयरफोर्ड, एन्नास, एबरडीन, शॉर्टहॉर्न, चारुलाइस और ब्रांगस। ये सब मांस उत्पादन के लिए जो है गाय की विदेशी नस्लें हैं, और ये जो है आपकी दुधारू नस्लें हैं। और इसमें फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, आयरशायर, गनसी, जर्सी और रेड है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब दुधारू नस्लों का हमने क्लासिफिकेशन विद्यार्थियों को बता दिया है। तो 4 नस्लें थी आपकी, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी, है ना। तो साहिवाल में देखिएगा, इसका जन्म स्थान पाकिस्तान का। देखिए हम साहिवाल के विषय में ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। इसका जन्म स्थान जो है पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला माना जाता है, और इसका दूसरा नाम भी यही कहा जाता है कि दिस इज आल्सो नोन एज मांटगोमरी ब्रीड, है ना। इसका मांटगोमरी ब्रीड के भी नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है लोला, है ना। इस नस्ल को लोला नस्ल भी कहा जाता है। अगर कहीं लिख के आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि लोला कौन सी गाय की नस्ल है। तो लोला का मतलब साहिवाल। क्यों इसको लोला कहते हैं? क्योंकि इसके सींग छोटे छोटे होते हैं, बॉडी इसकी भारी भरकम होती है, त्वचा ढीली होती है, इसका गलकंबल विकसित होता है, और ये मतलब गोल होती है एक तरीके से। इसका रंग विद्यार्थियों जो होता है लाल से लेकर पीला तक, लेकिन जो बहुत ज्यादा इसका प्रेफर किया जाने वाला रंग है, यानी कि बहुत ज्यादा जो दिखाई पड़ता है हमें रंग इसका, वो गहरा लाल होता है साहिवाल नस्ल का। और ये ब्याज काल में लगभग 1400 लीटर तक दूध दे देती है। तो ये है आपकी साहिवाल, हमने आपको ऐसे ही डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो यही आपका लिखा हुआ है पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला, इसीलिए इसे मांटगोमरी नस्ल भी कहते हैं। इसी को लोला कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो लिख लें। अगर कहीं आ गया लोला ब्रीड कौन सी है गाय की, तो लोला यही है ना। इस नस्ल के पशु हल्के लाली लिए हुए पीले, परंतु अधिकांश पशु गहरे लाल रंग के होते हैं। बताया था आपको, गहरे लाल ज्यादा होते हैं। इसके सींग छोटे होते हैं, और छोटे होते हैं, शरीर भारी भरकम और त्वचा ढीली ढाली होती है। इसका गलकंबल पूर्ण विकसित होता है। यह एक ब्याज काल में लगभग 1400 लीटर तक दूध देती है। लेकिन अगर हम कृषि फार्मों की बात करें या ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, तो वहां पर इस नस्ल ने जो है 4000 लीटर तक दूध दिया है, 3500 से 4000 लीटर तक दूध दिया है। लेकिन अगर किसान की हम बात करें तो खेती किसानी में गाँव की स्थितियों में ये 1400 लीटर तक दूध दे सकती है, बिल्कुल मरी हालत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली ब्रीड है विद्यार्थियों लाल सिंधी हमारे पास। तो लाल सिंधी के देखेंगे कि इसका जन्म स्थान जो है आपका, वो सिंध प्रांत पाकिस्तान को माना जाता है। ठीक है, लाल सिंधी का मतलब है कि सिंध प्रांत पाकिस्तान या सिंध प्रांत का जो कोहिस्तान क्षेत्र है, वो मेन रूप से इसका ओरिजिन प्लेस है, कोहिस्तान को माना जाता है। वैसे अगर लाल सिंधी का सिंध प्रांत आ जाए तभी गलत नहीं करना, अगर कोहिस्तान आ जाता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप कोहिस्तान को ही लगाएंगे। अब देखिए ये नस्ल जो है ये क्या है, ये रेसिस्टेंट वैरायटी है एक तरीके से। ये क्या करती है, डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट है। डिजीज अगर कहीं पर ज्यादा, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाय को ले जाते हैं, पानी बदलता है, खाना बदलता है, तो डिजीज के प्रति ससेप्टेबल हो जाती है। पर ये नस्ल ऐसी विद्यार्थियों जो डिजीज के प्रति ससेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल रेसिस्टेंट ब्रीड है ना। इसमें जो है रोग कम लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, और ये जितनी प्रकार की जलवायु में जाती है वहां पर ये अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेती है। इसमें एक और क्वालिटी होती है कि इसका चेहरा फन के आकार का होता है, थोड़ा फैला हुआ होता है, इसलिए इसको फनाकार नस्ल भी कहा जाता है। और ये ब्याज काल में विद्यार्थियों जो है वो 1134 लीटर के करीबन दूध दे देती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लाल सिंधी। देख लीजिए आप, लिखा हुआ है, जो हमने बताया वही लिखा है। इस नस्ल का जन्म स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत कोहिस्तान क्षेत्र को माना जाता है। इस नस्ल के पशु विभिन्न प्रकार की जलवायु में अनुकूल बना लेते हैं अपने आप को, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इनका आकार फनाकार होता है। यह पशु सच्चे अर्थों में डेयरी पशु कहे जाते हैं, है ना। सच्चे अर्थों में डेयरी पशु इसलिए कहे जाते हैं कि ना जल्दी बीमार होगा, जहां ले जाओ उसी के अनुसार ढल जाएगा, खाना भी कम खाता है, खूंटे पे बंद के भी ये जो है अपना जीवन यापन कर लेता है, और दूध उत्पादन भी अच्छा देता है। तो और हमें डेयरी में क्या चाहिए, और हमें उदम वाली गाय तो चाहिए नहीं, हमें ऐसी चाहिए जो हर जगह पे अपने आप को सुइटेबल कर ले, है ना, बिल्कुल सही हमें साबित हो, कोई भी दिक्कत ना है किसान को। ठीक है, वही सच्चे अर्थों में डेयरी पशु। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगली है विद्यार्थियों गिर। अब देखिए गिर जो है, इसका जन्म स्थान हमारा जो है काठियावाड़ जूनागढ़ है। और इसकी विशेषता देखिए ये है गिर की अगर भारत जब से आजाद हुआ, मतलब भारत जब अलग हुआ पाकिस्तान और इंडिया दोनों, तो उसके बाद अगर प्रमुख शुद्ध भारतीय नस्ल हम अगर कहें दुधारू नस्ल है तो गिर ही है। अगर ये प्रश्न लिख के आ जाता है कि भारत की शुद्ध भारतीय नस्ल दुधारू कौन है या शुद्ध भारतीय दुधारू नस्ल कौन सी है, तो वो आपकी आ जाएगी गिर। इसका ओरिजिन प्लेस काठियावाड़ या जूनागढ़ को माना जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे तो 907 लीटर है। इस नस्ल के पशु बलिष्ठ होते हैं और कृषि कार्य के लिए उत्तम होते हैं। इसके अंदर रंग की अगर हम बात करें तो धब्बे, लाल और चितकबरा तक होता है। ये थोड़ा देखिए, गिर और देवनी में इतना ही अंतर है कि गिर नस्ल जो है इसका रंग जो है धब्बे लाल से चितकबरा होता है, और देवनी का जो होता है वो ब्लैक होता है, उस पर व्हाइट स्पॉट होते हैं। इतना अंतर है गिर और देवनी में। गिर और देवनी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। गिर का जन्म स्थान काठियावाड़ है, तो देवनी का उधर हैदराबाद है। दोनों है, एक का काठियावाड़ एक का हैदराबाद। ठीक है, और लगभग दोनों नस्लें एक समान ही होती हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन रंग में यही है कि इसका जो है गिर का लाल होता है, लाल के बाद चितकबरा होता है, और अगर देवनी की हम बात करें तो काली नस्ल के ऊपर व्हाइट स्पॉट होते हैं। दिस इज नोन एज देवनी ब्रीड। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट नस्ल हमारी बची है आपकी देवनी। तो इस नस्ल का स्थान हमने बताया था हैदराबाद के उत्तर पश्चिम में है। इसका रंग काला और सफेद धब्बे युक्त होता है, और एक ब्याज काल में जो है ये 680 लीटर तक दूध देती है। ठीक है, तो 680 लीटर दूध एक ब्याज काल में देती है। ये आपकी देवनी है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो विद्यार्थियों आज का सेशन आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में पशुपालन में हम जो है आपको बात करेंगे जो डबल पर्पस ब्रीड और हरवाही ब्रीड्स के विषय में, एंड एज वेल एज एक्सोटिक ब्रीड्स जो है काऊ की, उनके विषय में भी आपको बताएंगे। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, है ना। कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास आपकी बायो की चलने वाली है, तो सभी लोग तुरंत जल्दी से जल्दी जो है उसमें भी उपस्थित हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
चलो भाई स्टार्ट किया जाए क्लास को। बच्चों कल हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था, हमने आपको बताया था 43 नंबर पे ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, उसी बीच लाइट चली गई थी। तो आज ऐसा हो कि लाइट ना जाए और सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमने कल थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। यहाँ पे लिखा है वेन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन ए क्रोमोसोम इज इन द मिडिल पार्ट द क्रोमोसोम इज टर्न बैक। यहाँ पे लिखा है कि अगर जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य भाग में होती है तो ऐसे गुणसूत्र को क्या बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि जैसे वाली कोई क्रोमोसोम ये है आपकी बॉडी के अंदर या कहीं भी है, अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि जो सेंट्रोमियर हो बिल्कुल कहाँ पे हो जाए भैया, सेंटर पे। कहाँ पे हो जाए, बिल्कुल सेंटर पे। अगर यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे क्या हो जाए, मध्य में सेंटर पे क्या हो जाए भाई, सेंट्रोमियर। तो बच्चों ऐसे को हम लोग क्या बोलते थे भाई, मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे भाई, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, हम हमेशा सेंट्रोमियर के आधार पर ये बताते हैं क्रोमोसोम कैसा होगा, उसको किस नाम से जाना जाएगा। मतलब आप सेंट्रोमियर को हटाते जाइए और उसका नाम बदलता चला जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर इसी सेंट्रोमियर को थोड़ा सा हम ऊपर करें, थोड़ा सा, तो इसका नाम बदल जाएगा। इसका नाम मेटासेंट्रिक ना होकर के क्या हो जाएगा भाई, सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा। अगर हम इसी को थोड़ा सा और ऊपर कर दें तो क्या बोलेंगे भाई, एलोसेंट्रिक। थोड़ा सा जो लास्ट में कर देंगे तो क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। मतलब आप सेंट्रोमियर को हटाते जाइए, क्रोमोसोम का नाम बदलता चला जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भाई क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक हो जाएगा। ये तीसरा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले भी जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें हमने बताया था किलोसेंट्रिक के बारे में। और आपको दो चीज और स्पेशली यहाँ पे याद करके चलना है कि मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक जो होते हैं उनका आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है। तो जो मेटासेंट्रिक का जो शेप होता है वो वी शेप का होता है, और जो सब मेटासेंट्रिक होता है वो तो एल शेप का या जे शेप का होता है, ठीक है भाई। दोनों स्ट्रक्चर आप जरूर याद करके जाइए। फिलहाल मेटासेंट्रिक वी शेप, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है बिल्कुल केंद्र में, बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे इसको भी नोट कर ले, ये बना लीजिए ऐसे करके, फिर आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। यहाँ लिखा है आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत या गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था। पहला लिखा है बेटसन एंड पुनेट, ब्रिटन एंड डेविडसन। तीसरा लिखा है स्लाइडेन एंड सॉन, और चौथा लिखा है सटन एंड बॉवेरी। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको बताने वाले भाई कौन थे, इसको बताने वाले थे सटन एंड बॉवेरी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, या किसने दिया था भाई, सटन एंड बॉवेरी साहब ने दिया था। जरूर याद करके जाइए, इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया कभी कभी, ठीक है भाई। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था भाई, सटन एंड बॉवेरी साइड में। इसके बारे में आपको पता है स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था, इन्होंने कोश का सिद्धांत के बारे में दिया था, सेल थ्योरी के बारे में दिया था, ठीक है। इसको भी आप याद कर लें, स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या बताया था, सेल सिद्धांत, कोश का सिद्धांत के बारे में या सेल थ्योरी के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक नाम और लिखा है बेटसन। अगर हम बेटसन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो जो बेटसन भैया इन्होंने सबसे पहली बार टर्म जेनेटिक्स, हमने बोला था टर्म जेनेटिक्स मतलब शब्द जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था भाई, सबसे पहली बार शब्द जेनेटिक्स के बारे में बेटसन साहब ने बताया था। टर्म जेनेटिक्स, टर्म मतलब होता है शब्द गिवन बाय बेटसन, बट फादर ऑफ जेनेटिक्स होते हैं तो बट उसको जेनेटिक्स को पहली बार टर्म देने वाले ये बेटसन साहब। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं कि टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था भाई, केवल बेटसन। यहाँ पे पुनेट नहीं होगा भाई, ठीक है, केवल बेटसन साहब ने दिया था। यहाँ से आप इसको 2-3 चीजें याद कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक भाई। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा भाई अगला क्वेश्चन लिखा विच ऑफ दीज इज इनिशिएशन कोडॉन। इसमें से लिखा है इनमें से कौन सा कोडॉन का सूत्रपात करता है, क्या करता है भाई, सूत्रपात। तो यहाँ पे बच्चों दो नाम आपको याद करके चलना है कि विच ऑफ दीज इज इनिशिएशन कोडॉन, सूत्रपात कोडॉन। जरूर यहाँ पे याद कर लें। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो लिखा है AUG, UAA, UGA, GUG। बच्चों यहाँ पे होता तो दोनों है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे AOG और GUG, ये दोनों होते हैं। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो लिखा है यहाँ पे दोनों है, AOG और JAOG, मतलब AUG और क्या लिखा भाई, GUG। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है ना, दोनों ऑप्शन में दिया हो, तो सबसे पहली बार जो आंसर लगाएंगे आप क्या लगाएंगे भैया, AUG लगाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भाई क्या हो जाएगा, पहला हम क्या बोलेंगे, जो AUG होता है, AUG अगर कभी ये ऑप्शन डबल में कर दे, जैसे यहाँ पे AUG कर दे और यहाँ पे GUG कर दे और डबल में कोई ऑप्शन दे दे, तो आंसर दोनों सही हो जाएगा, AUG और GUG दोनों। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा भाई तो क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा AUG। तो सूत्रपात उड़ान जो होता है भाई AUG होता है, AOG के नाम से जानते हैं, AUG इसको बोला जाता है। इसको हम मेंशन कर लें, नोट कर लें, याद कर लें, ठीक भाई। पहला आंसर इसका सही हो गया इनिशिएशन कोडॉन का, पहला आंसर इसका सही हो गया इनिशिएशन कोडॉन का, ठीक भाई। इतनी बात हम नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इतनी बात समझ आती है बच्चों को, चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ भाई लिखा है अगला क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है यहाँ पे बारबरा मैकलिंटॉफ ने संशोधित किया था। यहाँ लिखा है बारबरा मैकलिंटॉफ ने क्या डिस्कवर किया था या बताया था, किसके बारे में। या भाई समझ ले, पहली बात कि जो बारबरा मैकलिंटॉफ थे ये मतलब एक लेडी थी, कोई मेल नहीं था, ये कौन था भैया, एक लेडी थी। इन्होंने पहली बार मेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मक्का, क्या बोलेंगे, मक्का बोलते हैं। इसी प्लांट के ऊपर इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कोई ऐसा जीन जो हमेशा एक स्थान छोड़ करके किसी अलग जगह पर जा रहा है, उसी पे लगातार वो अपना प्लेस बदल रहा है, लगातार अपना स्थान बदल रहा है। तो इन्होंने भैया उसको क्या बोला था, ट्रांसपोजन। क्या बोला था भाई, ट्रांसपोजन। या हम इसी को बोल देते भाई मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, या हम बोल देते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, या हम इसी को क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसपोजन। तो इसके बारे में सबसे पहली बार जो बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था बारबरा मैकलिंटॉफ। ये एक लेडी थी,
मेल नहीं थे, ये एक लेडी थी जिन्होंने पहली बार मेज प्लांट के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और भैया उसका नाम क्या दिया भाई, ट्रांसपोजर्स बताया। ये भी आप याद कर लें कि ट्रांसपोजर्स को बताने वाली जो थी उनका नाम था बारबरा मैकलिंटॉक। इसको आप मेंशन कर लीजिए। कभी कई बार केवल आपको प्लांट का नाम बोल दिया जाएगा कि प्लांट का नाम बताइए जिसके ऊपर पहली बार बारबरा मैकलिंटॉक ने अपना डिस्कवरी किया, जिसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था भाई, ठीक है। ये भाई कोडान होता है, ठीक है। आओ जी, क्या होता है कोडान? ए मतलब क्या होता है एडेनिन, यू मतलब यूरेसिल, जी मतलब ग्वानिन, ये सब कोडान होते हैं भाई, ठीक है। कोडान का जो टोटल नंबर होता है 64 होता है, 64 होता है, ठीक है। जो कोडान होता है जी, ठीक है भाई, टोटल कोडान होते हैं 64। जो 64 होता है उसमें से 61 जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, काम करने वाले होते हैं, और जो उसमें 3 होते हैं वो होते हैं भैया स्टॉप कोडान, जो लास्ट में काम करते हैं कोई भी प्रोटीन बनने के बाद लास्ट में, जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडान या उसे बोलते हैं स्टॉप कोडान, ठीक है भाई। तो जो कोडान होते हैं वो 61 होते हैं, उसी में से एक कोडान इसे बोलते हैं आओजी, जो किसी भी चीज की शुरुआत करवाता है, इसे बोलते हैं इनिशिएशन कोडान या सूत्रपात कोडान, ठीक है भाई। चलिए ठीक है। एंटी कोडान बच्चों टीआरएनए के ऊपर पाया जाता था, एंटी कोडान टीआरएनए के ऊपर पाया जाता है, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। हाँ भाई, इसी को हम लोग जंपिंग जीन भी बोलते हैं, ट्रांसपोजन हम बोलते हैं जंपिंग जीन। इसी को हम लोग एक नाम और बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया क्या, इसी को बोलते हैं जंपिंग जीन, जंपिंग जीन, या हम इसको बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। इसे कई नाम होते हैं, कई मतलब इसके 3 नाम होते हैं, मोबाइल एलिमेंट, या हम बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। तो इसके 3 नाम हो गए, ट्रांसपोजन भी हो गया, ट्रांसपोजन भी बोलेंगे इसे जंपिंग जीन भी बोलेंगे, या इसे क्या बोलेंगे भाई, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी बोलेंगे। तो इन तीनों के बारे में बताने वाले जो थे वो बारबरा मैकलिंटॉक ही थी, ठीक है भाई। चलिए तीनों नाम याद कर लें आप। जंपिंग जीन, जंपिंग का मतलब होता है जंप करना, कूदना, कूद करके वाला, ठीक है। चलिए जंपिंग जीन हो गया, ट्रांसपोजन हो गया, और या इसे बोलेंगे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। तीनों नाम आप नोट कर लें, ये प्लांट का नाम नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं भाई, ठीक है भाई। इतनी बात समझ आती है सभी को? इतनी बात सभी समझ में आती है? ठीक भाई, चलो एक बात यहाँ पे और समझ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक नाम यहाँ लिखा है बच्चों प्लाज्मिड, यहाँ पे सामने एक नाम लिखा है प्लाज्मिड, और इसको भी देख लें। प्लाज्मिड क्या होता है? ये जो प्लाज्मिड होता है बच्चों, ये एक वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, मतलब किसी जीन को किसी अलग बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में ले जाने का काम करता है, मतलब एक वेक्टर की तरह काम करता है ये प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड बच्चों हमेशा ज्यादातर मतलब ये हमेशा निकाला जाता है किसी भाई जीवाणु से, या किससे निकाला जाता है? या बैक्टीरिया से। ये भी आप नोट कर लें, बैक्टीरिया से, ये हमेशा बैक्टीरिया से निकाला जाता है, कभी भी यूकैरियोट से नहीं निकाला जाता, हमेशा ये प्रोकैरियोट से ही निकाला जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है भाई, ये प्रोकैरियोटिक ही होता है, या प्रोकैरियोट्स ही होते हैं, और ये प्रोकैरियोट से ये प्लाज्मिड निकाला जाता है। बच्चों आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोट, उसकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम तो पाए नहीं जाते हैं, लेकिन उसी क्रोमोसोम की जगह यह प्लाज्मिड भैया उसी क्रोमोसोम की तरह काम करता है, उसकी बॉडी के अंदर, उसी की बॉडी के अंदर ये प्लाज्मिड उसी क्रोमोसोम की तरह काम करता है। ये समझ लेंगे, जो प्लाज्मिड होता है यह बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर से निकाला जाता है, और इसे हम बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के बाहर, इसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये बात आप जरूर याद कर लें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, जिसको भी हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कभी भी यूकैरियोट की बॉडी में यह प्लाज्मिड नहीं पाया जाता। और ये किसकी तरह काम करता है बच्चों? वेक्टर की तरह काम करता है, वेक्टर की तरह काम करता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्लाज्मिड क्या है, किससे निकाला जाता है? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। और प्लाज्मिड होता क्या है? यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल होता है, सर्कुलर डीएनए, और वो भी कैसा होता है भाई? नेकेड, मतलब खुला हुआ। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर नेकेड डीएनए, यह केवल बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर पाया जाता है, और यह हमेशा वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर मतलब क्या होगा? जैसे ट्रैक्टर, जैसे हम बात करें ट्रैक्टर काम क्या होता है भाई? किसी चीज को एक जगह से कोई सामान पे आप ला दीजिए, किसी एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह पर वो ले जाने का काम करता है। तो सेम ट्रैक्टर भी एक टाइप का क्या हो गया? वेक्टर। तो वेक्टर की तरह ये भी काम करता है भाई प्लाज्मिड, ठीक है भाई। तो इसको भी आप नोट कर लें, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्लाज्मिड के बारे में। चलिए आगे चलते हैं भाई थोड़ा सा। ठीक है भाई, इतना हो गया। चलिए भैया आगे चलते हैं, हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ लिखा है एक क्वेश्चन, लिखा है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में। यहाँ लिखा है डाउन सिंड्रोम किससे उत्पन्न होता है? डाउन सिंड्रोम के बारे में देख लें। सबसे पहली बात आप यहाँ पे नोट करेंगे कि सबसे पहली बार डाउन सिंड्रोम के बारे में किसने बताया था? बच्चों सबसे पहली बार इसके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे या डिस्कवरी जिन्होंने किया था, उनका नाम था लैंगडन डाउन। उनका नाम ही था लैंगडन डाउन। और आपको पता है कि ज्यादातर वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो जो भी चीज की डिस्कवरी करते हैं वो अपने नाम के ऊपर कुछ चीज का नाम रख देते हैं। तो जब पहली बार डाउन सिंड्रोम की खोज की गई, जब लैंगडन डाउन ने इसकी खोज किया, तो उन्होंने अपने ही नाम पर क्या रख दिया भैया? डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम को जानने के लिए सबसे पहली बात आपको ये जानना है, जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम अगर हम सिंपली आपको ये बताएं, पहली बात आप सभी को ये पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है, उसकी बॉडी के अंदर 1 से लेकर के 23 तक अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 से चालू करें, और मैं यहाँ पे डैट लिखूं 21, फिर मैं यहाँ पे लिख दूं 22, फिर मैं यहाँ पे लिख दूं 23। बच्चों आपको पता है कि 1 से लेकर के 22 तक, 1 से लेकर के 22 तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आपको पता है कि 1 से लेकर के 22 तक जितने भी गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं भैया? समान,
बिल्कुल बराबर होते हैं। बराबर का मतलब क्या हो गया? अगर हम इसी को बोले तो भैया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोसोम। मतलब हमने बोला कि अगर हम बताएं 1 से लेकर के 22 तक, 1 से लेकर के 22 तक जितने भी क्रोमोसोम होते हैं बिल्कुल कैसे होते हैं भैया? समान होते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला 23 वाला होता है ये या तो XX होता है या तो क्या होता है भाई? X और Y होता है। सिंपल सी बात है। जो लास्ट वाला होता है उसे बोलते हैं या तो XX होगा या तो XY होगा। और इसी को बच्चों लोग क्या बोलते हैं? एल्लोसोम। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसको बोलते हैं एल्लोसोम, लास्ट वाला जो 23 वाला पेयर है। और जो 1 से लेकर 22 तक उसे भैया क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। और जो एल्लोसोम वाला होता है इसी को बच्चों में एक नाम और बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेटेरोसोम। इसे बोलते हैं हेटेरोसोम, या इसी को एक नाम और बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, या इसको हम बोलेंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे बोलेंगे आप भैया सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। जो ये लास्ट वाला होता है यही सेक्स डिसाइड करता है कि मेल बनेगा या फीमेल। बट हमें इसको नहीं जानना है, हमें जो डाउन सिंड्रोम के बारे में जानना है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी पता चल जाएगा। मैंने बोला कि जो डाउन सिंड्रोम होता है बच्चों ये हमेशा ऐसा बॉडी के अंदर दिक्कत करता है जो हमेशा जो क्रोमोसोम 1 से लेकर के 22 तक है, जो ऑटोसोम है, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो भैया वो जो डिजीज काज होता है उसे क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। लेकिन आप ये जानना है कि कौन से वाले क्रोमोसोम में दिक्कत आती है। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पर 21वें नंबर पर, मतलब अगर मैं चलूँ 1 2 3 4 ऐसे में पहुंचूँ 21वें नंबर पर, तो 21वें नंबर वाले क्रोमोसोम पर हमेशा दिक्कत आती है जब भी किसी को डाउन सिंड्रोम होता है। तो ऐसा बोला जो 21वां वाला क्रोमोसोम है उसमें बढ़ता है या घटता है? मैं सिंपल आपको बता दूंगा कि जो डाउन सिंड्रोम होता है बच्चों हमेशा इसमें बच्चों होती है ट्राइसोमी। क्या होती है बच्चों? ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी क्या होती है? क्वेश्चन ये है बच्चों, जो ट्राइसोमी होता है आप समझ लें, ट्राइसोमी उसका मतलब ये होता है कि इसको हम लिखने का तरीका ऐसे होता है 2n+1। कैसे होता है भाई? 2n+1 बच्चों 2n+1 ऐसे लिखेंगे यहाँ पे ट्राइसोमी में, ठीक है। 2n+1 का मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं यहाँ पे मैं 23 लिखूं, ठीक है, 23 और प्लस मैं कर दूं 1, बच्चों कितना हो गया? देखिए जरा, 23 दूना कितना हो गया? 46 और कितना हो गया? 47। टोटल कितने आ गए भाई? 47। बच्चों जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें 21वें नंबर क्रोमोसोम पर क्या हो जाती है भाई? ट्राइसोमी। मैंने बोला जो डाउन सिंड्रोम है उसमें 21वें वाले नंबर क्रोमोसोम पर क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या हो गया? एक बढ़ गया। जो नॉर्मल 46 होता है हमारी बॉडी के अंदर उसमें भी एक बढ़ गया। टोटल कितने हो गए भाई? 47। लेकिन कौन से वाले नंबर पे बढ़ा भाई? 21वें वाले पे। और 21वां वाला भैया क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम है कि ऑटोसोम? बच्चों ऑटोसोम। इसी वजह से बोला जाता है कि जो डाउन सिंड्रोम है ये भाई ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल क्यों बोलते हैं ऑटोसोमल? उसका मतलब ये है क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पे जो दिक्कत आ रही है वो 1 से लेकर के 22 तक आ रही है। और 22 तक में कौन से वाले पे? 21 नंबर पर। 21 नंबर पे क्या हो जाए भाई? ट्राइसोमी। ये बात समझ लें। 21वें नंबर पर क्या हो जाती है भाई? ट्राइसोमी हो जाती है, एक नंबर बढ़ जाता है। और टोटल कितने हो गए भैया? 47। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है भाई? ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर ऑटोसोम। भाई समझ लें, लिखा है 21वें पर ऑटोसोम में भैया क्या हो गई? ट्राइसोमी। कल मैंने आपको बताया था मोनोसोमी के बारे में, जो मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम बताया था जो केवल फीमेल बॉडी के अंदर होता है। वहां पे होता था मोनोसोमी 2n-1, वहां पे एक कम होता था। जो 46 होता था वो नॉर्मल में, उसमें एक कम होकर कहाँ होता था? 45। लेकिन इसमें आप देखें तो इसमें एक बढ़ रहा है, इसमें एक बढ़ रहा है और 46 से कितना हो रहा है भाई? 47। तो अगला क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि डाउन सिंड्रोम में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? तो कुल हो जाते हैं 47। अगला पूछेगा कौन से नंबर पे दिक्कत आती है? 21वें नंबर पे। 21वें नंबर पे ही बढ़ जाता है, 2 की जगह 3 हो जाता है। तो टोटल कितना हो गया भाई? 47। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर होगा भाई वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें किसी को समस्या कोई? अगर इतनी बात समझ में आती है तो आप इसको नोट कर ले, ऐसे जैसे हमने बनाया। फिर आगे चलते हैं, अगर किसी को समस्या तो जरूर बताएं। बाकी यहाँ पे और भी चीज लिखी भाई 18वें पे 13वें पे यहाँ लिखा है, जैसे एक फॉर्मूला होता है इसका भी बताऊंगा ऐसे करके। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे DEP करके। DEP मतलब क्या हो गया भाई? डाउनवर्ड, एडवर्ड और पटाऊ। मतलब डाउनवर्ड होता है 21वें नंबर पर ट्राइसोमी, एडवर्ड होता है 18वें नंबर पर ट्राइसोमी और पटाऊ होता है 13वें नंबर पर ट्राइसोमी। मतलब जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें 21वें नंबर पर ट्राइसोमी होती है, जो एडवर्ड होगा उसमें 18वें नंबर पर हो जाती है ट्राइसोमी। ऑटोसोमल सब है। जो पटाऊ सिंड्रोम है उसमें कौन सी हो जाती है? 13वें नंबर पे। तो यहाँ से 2 चीजें आप और एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम के साथ साथ एडवर्ड सिंड्रोम में क्या दिक्कत आती है भैया? 18वें नंबर पर। पटाऊ में कौन सी दिक्कत आती है भैया? 13वें नंबर पर। ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, इसको आप नोट कर लें, मेंशन कर लें, कोई समस्या तो जरूर बताएं भाई। हाँ बिल्कुल, इसे मंगोलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। आवाज नहीं जा रही क्या? आवाज नहीं जा रही भाई, क्या दिक्कत है? बच्चों सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे सिंड्रोम के बारे में नहीं पता चलता है, जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे तब भी बहुत सारे होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर करेंगे तब भी बहुत सारे होते हैं। जैसे से क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा भाई, ठीक है। चलिए अच्छा DEP बता दीजिए। ठीक भाई। देखो भाई हमने जो DEP बताया यहाँ पे, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे इतनी चीजें जो मैं लिखी वो समझ में आई कि नहीं आई? पर ये बताइए इतनी चीजें जो मैंने यहाँ पे समझाई आपको वो बात समझ में आई कि नहीं आई है? बेटा शादियों का माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है। अब आवाज आ रही तो क्या किया जाए? अब किसी की शादी है, शादी तो होगी, ठीक है भाई।
चलो ठीक है भाई। चलिए एक बार थोड़ा बता देते हैं आपको एक बार। देखिए जरा क्या है, देखो जरा क्या है, एक बार थोड़ा समझ लें। जैसे मैंने आपको बताया डीईपी के बारे में, यहाँ देख लें, मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है डीईपी के बारे में, और देखने में क्या है। अगर हम डीईपी के बारे में बताएं, डीईपी के बारे में आपको बताएं, तो देखिए जरा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डी, मैंने यहाँ पे लिख दिया ई, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पी, ऐसे लिख दिया हमने। हमने आपको बताया अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डाउन सिंड्रोम। इसको क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। अब शॉर्ट में समझ लें बात को, डाउन सिंड्रोम, इसे भाई क्या बोलेंगे, एडवर्ड, क्या बोलेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम। इसके बाद इसे क्या बोलेंगे भाई, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। समझ लें ध्यान से क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा भाई इसको, अगर मैं इसको बताऊं, मैंने बताया कि जो डाउन सिंड्रोम होता है, जो डाउन सिंड्रोम होता है, यह हमेशा कैसा डिसऑर्डर भाई, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। मतलब हमेशा या कभी भी जब भी दिक्कत आएगी तो हमेशा बॉडी के अंदर ऑटोसोम जो होंगे उसी के अंदर दिक्कत आएगी। और कौन से नंबर ऑटोसोम में भैया, 21वें नंबर पर, 21वें नंबर पर ऑटोसोम में दिक्कत आएगी। और यहाँ पर हमेशा क्या होगा भैया, 2n+1 हो जाता है, 2n+1 हो जाता है। जब 2n+1 हो जाएगा तो टोटल जो क्रोमोसोम होंगे, जो नॉर्मल होता है वो तो 46 होता है, लेकिन जब आप 2n+1 लगाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा भैया, 47 आ जाता है। यही 47 क्रोमोसोम इस डाउन सिंड्रोम में देखे जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में जो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑटोसोमल, उसी ऑटोसोमल में 18वें नंबर पर भैया क्या जाती है, ट्राइसोमी। 18वें नंबर ऑटोसोम में क्या होती है भाई, ट्राइसोमी। अब सोच के देखो, जब इस पे एक नंबर बढ़ेगा तो यहाँ पे भैया कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा उतना ही, यहाँ पर भी टोटल क्रोमोसोम होंगे 47। लेकिन 47 कौन सा नंबर पे क्यों हो रहा है भाई, इसमें 58 वाली दिक्कत आ रही है। मतलब जो एडवर्ड सिंड्रोम होगा उसमें 18वें नंबर पर क्या होगी भाई, ट्राइसोमी। जब 18वें नंबर पे ट्राइसोमी हुआ, इसमें भी टोटल क्रोमोसोम कितने आ जाएंगे, 47। अब यहाँ पे आ जाओ पटाउ में। पटाउ में कैसा है, और ये भी समझ लीजिए, ये तो ऑटोसोमल है भाई, ये भी ऑटोसोमल ही होगा, ये भी ऑटोसोमल ही होगा। अगर 22 नंबर से कम, मतलब 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और लास्ट 1, अगर इसके बीच में कोई भी दिक्कत आएगी, हमेशा ये समझ लें। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन लिखा होता है कि ऑटोसोमल का मतलब क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि 1 से लेकर के 22 तक के क्रोमोसोम में कोई दिक्कत आ रही होगी, उसे बोलेंगे ऑटोसोम। ये समझ लें ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे भैया ऑटोसोमल ये भी हो गया। पटाउ में भैया क्या होगा, 13वें नंबर पर, ये समझ लें भाई, 13वें नंबर पर क्या हो जाती है बच्चों, ट्राइसोमी। क्या हो जाती है बच्चों, ट्राइसोमी। 13वें नंबर पर ट्राइसोमी होगी। और सेम इसमें भी जो टोटल क्रोमोसोम होंगे भैया कितने हो जाएंगे, 47। केवल नंबर बदलता जा रहा है ऑटोसोम का, बाकी क्रोमोसोम बिल्कुल बराबर है। यहाँ 47, यहाँ 47, यहाँ 47, बस केवल ऑटोसोमल पे ट्राइसोमी बदलती चली जा रही है। जो ऑटोसोम का नंबर है वो बदलता चला जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल बराबर है। और जैसे से यहाँ पे ये नंबर बदल रहा है, ये नंबर बदल रहा है, जो सिंड्रोम है उसका नाम भी बदल रहा है यहाँ लगातार। ये आप इसको याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, ठीक है भाई। चलिए कितना हो गया, इतना हो गया भाई, ठीक है। इतना हो गया तो एक बार बताएं, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई अगर हो गया हो तो थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं आपको। बहुत सारे बच्चे बोले समझ नहीं आ रहा। देखो भाई क्या है, जैसे हमने यहाँ लिखा है ऐसे करके एन्यूप्लॉइडी, थोड़ा ध्यान से भाई, इसे हमने बोला एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी इसका मतलब ये होता है, एन्यूप्लॉइडी का कोई भी क्रोमोसोम नंबर हो, कोई भी चीजें हो, या तो उसमें क्रोमोसोम नंबर बढ़ सकता है या तो घट सकता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा एन्यूप्लॉइडी, इसके अंदर दो कंडीशन होगी, इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती है, या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए या तो क्रोमोसोम नंबर घट जाए। जैसे घट जाए, जैसे मैंने बोला, या तो क्या होगा भैया, जो गुणसूत्र होगा, या तो गुणसूत्र क्या हो जाए भैया, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए, या तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए भैया, इंक्रीज कर जाए। या तो दूसरा कंडीशन होगा, यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए भैया, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए, या तो घट जाए। कैसे घट जाए देखो जरा क्या है, हमने बोला जो एन्यूप्लॉइडी है इसमें दो कंडीशन है, ध्यान समझ ले भाई, या तो गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाएगी या तो गुणसूत्र की संख्या घट जाएगी। दो कंडीशन होगी इस एन्यूप्लॉइडी में, दो कंडीशन। देखो जरा कैसे घटेगी। हमने क्या किया, इसको फिर से डिवाइड किया दो पार्ट में, बहुत ध्यान से समझ ले भाई, दो पार्ट में। हम इसे बोलेंगे पहला, इसे बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी क्या बोलेंगे भैया, हाइपोप्लॉइडी। अगर मैं कोई भी वर्ड बताने से पहले केवल आपको ये बता दूं कि हाइपो का मतलब होता है कम। जैसे आपने सुना होगा गांव में लोग बोलते थे बहुत हाइपर है, बहुत गुस्सैल टाइप का है, मतलब कहने पे उसकी बॉडी का टेंपरेचर या उसका गुस्सा बढ़ रहा है। अगर लोग बोलते हैं बहुत हाइपो है, उसका मतलब क्या होगा, कहने पे उसका जो बॉडी का जो टेंपरेचर या गुस्सा है बहुत कम है। मतलब ये समझें कि जहां भी हाइपो होगा उसका मतलब कोई चीज घटेगी, कोई चीज कम होगी। दूसरा मैं लिखूं यहाँ पे हाइपरप्लॉइडी, यहाँ मैं लिखूंगा हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होगी जिसमें कोई ना कोई क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा। हाइपर मतलब क्या हो गया, बढ़ेगा। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो इसकी बॉडी के अंदर बढ़ा रहा होगा। मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा, जब भी हाइपरप्लॉइडी होगी तो चीजें बढ़ेंगी, और जब भी हाइपोप्लॉइडी होगी चीजें क्या होंगी भाई, घटेंगी। ध्यान समझ लें। और इन दोनों को बताने से पहले मैंने आपको शुरू में यही बात बताई, जो एन्यूप्लॉइडी है उसके अंदर दो कंडीशन है, या तो गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए या तो गुणसूत्र की संख्या घट जाए। सिंपल सी बात है। अगर हम इन दोनों को यही समझ लें तो जाहिर सी बात यहाँ पे समझने कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया मैंने यहाँ पे लिखा है या तो घटेगा या तो यहाँ पे क्या होगा भाई, बढ़ेगा। तो दूसरा क्या है, यहाँ पे घटने का क्या है भैया, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों, एक नाम आपने सुना होगा मोनोसोमी, बहुत ध्यान से समझ लें, मोनोसोमी। इसे मैं बोलूं मोनोसोमी।
बच्चों अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि मोनोसोमी को लिखा जाता है 2n-1, यहाँ पे मोनोसोमी को लिखा जाता है भाई क्या 2n-1, समझ ले ध्यान से। मैंने बोला हाइपो का मतलब क्या होगा, कोई चीज घटेगी, और अगर आप ध्यान से देखें तो 2n-1 लिखा है यहाँ पे, कोई ना कोई चीज घटेगी। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं हमारी बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम भाई कितने हैं, 23 पेयर है, 23 पेयर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, फार्मूला लगाऊं, 2 लिखूं और क्या लिखूं भाई 23 और माइनस कितना कर दूं 1, तो आप देखेंगे कितना जाएगा 23 दूना 46 और 46 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई 45। कहने का मतलब ये हो गया हमारी बॉडी के अंदर होना तो चाहिए 46 नॉर्मल पे, बट एक घट रहा है, कितना हो गया भाई 45। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है हाइपोप्लाइडी में हमेशा क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, होना तो चाहिए 46 हो कितना है 45। ऐसे एक नाम और आता है, दूसरा नाम जिसका नाम होता है बच्चों नल्लीसोमी, यहाँ पे समझ लें एक दूसरा नाम आता है बच्चों नल्लीसोमी। नल्लीसोमी इसको आप कैसे लिखोगे, इसका बिल्कुल सेम वही फंडा है, हमने लिखा यहाँ पे 2n-2, समझ ले भाई। अब यहाँ पे लिख दिया हमने 2n-2, यहाँ पे देखिए अभी तक 1 घट रहा था, अब कितना घटेगा 2, देखिए भाई कैसे लिखेंगे, हमने लिखा 2, हमने लिखा 23, हमने लिखा -2, बच्चों कितना हो जाएगा 23 दूना 46 -2 कितना हो जाएगा भाई 44। तो आप देखें इस बार कितना घट गया भाई 2, तो 44 हो गया। लगातार आप देख रहे हैं इस हाइपोप्लाइडी में 2 एग्जांपल आते हैं, आपसे पूछेगा कि मोनोसोमी किसका एग्जांपल है, नलीसोमी किसका एग्जांपल, या कैसे लिखते हैं इसको, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो मोनोसोमी लिखते हैं 2n-1, नलीसोमी लिखते हैं 2n-2, सिंपल सी बात, बिल्कुल काम खत्म यहाँ पे, ठीक है भाई। इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा, ना तो कभी आया है। अब यहाँ पे देखो भाई क्या है, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाइपरप्लॉइडी, हमें बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बता दिया कि हाइपर का मतलब ही होता है किसी चीज का बढ़ना, कोई चीज बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है कोई चीज यहाँ पे क्या बढ़ेगी भाई, दाल चावल तो बढ़ेगा नहीं, कहीं क्रोमोसोम नंबर ही बढ़ेगा, यहाँ पे लगातार क्रोमोसोम नंबर ही बढ़ेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 चीजें, पहला नाम बच्चों होता है ट्राइसोमी, क्या नाम बच्चों ट्राइसोमी। सर बच्चे बात और समझ लें, जो मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में सेम, इसका हिंदी बिल्कुल सेम है भाई, इसकी भी हिंदी सेम है, इस सारी की बिल्कुल हिंदी सेम है, बिल्कुल हिंदी बिल्कुल सबकी सेम है, केवल मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं लिखा यहाँ पे ट्राइसोमी, बच्चों ट्राइसोमी को लिखने का तरीका ये होता है कि हम किसी चीज को क्या करते हैं 2n+1 करते हैं यहाँ पे। मैंने बोला कि जो ट्राइसोमी है उसमें हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम नंबर को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि ये किसका पार्ट भी है हाइपरप्लॉइडी का, और मैंने बताया कि जो एन्यूप्लॉइडी उसके 2 पार्ट, उसके कितने पार्ट है भाई 2, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो आप देखिए हाइपरप्लॉइडी में लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे पहला एग्जांपल है ट्राइसोमी, क्या लिखा भैया 2n+1, अब दूसरा क्या होगा, मैं लिखा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हमेशा किससे करते हैं भैया 23 से, और यहाँ पे प्लस कितना करेंगे भाई 1। तो आप ध्यान से देखिए कितना हो गया 23 दूना 46 47। अगर आप देखेंगे तो लगातार क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, क्रोमोसोम नंबर लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए भाई यहाँ पे घटा, यहाँ पे 45, यहाँ पे 44, यहाँ पे 44, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो 47 हो गया, मतलब बढ़ा, मतलब क्या हो गया भाई हाइपरप्लॉइडी। दूसरा देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे लिखूं दूसरा टेट्रासोमी, मैं यहाँ पे लिख दूं ट्राइसोमी की वजह क्या लिख दूं भैया टेट्रासोमी, और टेट्रा मतलब क्या हो गया भाई 4, दूसरा क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका फार्मूला 2n+2, 2n+2, तो भाई क्या हो गया, मैं लिखा 2 × 23 + 2, 23 दूना 46, 2 कितना हो गया भाई 48, 48। तो आप यहाँ पे लगातार देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस, बिल्कुल यहाँ 47, यहाँ 48, यहाँ पे लगातार क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है। तो हाइपरप्लॉइडी की 2 एग्जांपल है भैया क्या, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी, और हाइपोप्लॉइडी के 2 एग्जांपल है मोनोसोमी और ट्राइसोमी। ये सारे के सारे जो एग्जांपल भैया किसके हैं, एन्यूप्लॉइडी के, एन्यूप्लॉइडी के सारे एग्जांपल हैं। जो क्वेश्चन लगातार जो मैं आपको करा रहा हूँ उसका जो मेन फंडा, उसका फंडा यहाँ से, जिन बच्चों को पहले से बात पता है उनको थोड़ा अच्छे समझ में आएगी, जिनको नहीं पता है तो यहाँ पे नोट कर लें, इसको समझ लें, जान लें कि ट्राइसोमी क्या होती है, टेट्रासोमी क्या होती है। आपको रफली क्वेश्चन पूछ जाता है कि अगर मान लो आपको एक क्रोमोसोम नंबर दिया गया जिसमें 244 क्रोमोसोम है, फर्जी दे दिया क्वेश्चन, 244 क्रोमोसोम है, उसमें हमने 2 बार मोनोसोमी करा दिया, या 2 बार नलीसोमी करा दिया, या 4 बार ट्राइसोमी करा दिया, कितनी बार करा दें, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है भाई। अगर इसमें कोई समस्या किसी बच्चे को तो जरूर बताएं, और अगर समझ में आया तो भी बता दें कि हाँ समझ आ गया है, नहीं आया तो फिर से बताते हैं, अगर आ गया तो एक बार सुनो बताइए फटाफट। चलिए भाई, इतनी बात सभी बच्चों को समझ आती है, इतनी बात अगर सभी बच्चों को समझ आती है तो चले आगे भाई, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से है, यहाँ पे आप समझ एन्यूप्लॉइडी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, इसके हमने 2 पार्ट बना दिए। हाइपोप्लॉइडी इसमें हमेशा घटता है, इसमें हमेशा घटता है, आप देख रहे हैं लगातार घट रहा है। इसके 2 एग्जाम्पल हमने बताया, क्या बताया भाई मोनोसोमी, और क्या बताया भाई नलीसोमी। इसके बाद इसके हमने क्या एग्जाम्पल बताया, ये भी एग्जाम्पल बता दिया ट्राइसोमी, और एग्जाम्पल ये बता दिया टेट्रासोमी, ठीक भाई। ये पूरा ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इसको हटा रहे ठीक भाई। चलिए तो आप देखिए क्वेश्चन यही वाला दिया था हमने, ये वाला क्वेश्चन ये वाला दिया था भाई। तो उम्मीद है समझ आ जाएगा क्या है सिस्टम। जहाँ भी ट्राइसोमी लिखा जाएगा उसका मतलब 2n+1 हो जाएगा, और आप देखिए यहाँ पे ट्राइसोमी सब में लिखा है तो 2n+1 में करेंगे तो आंसर आपको निकल के चला जाएगा, ठीक भाई। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, कौन सा था भाई, तीसरा वाला सही था, ठीक भाई। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई यहाँ देखो लिखा है क्वेश्चन, लिखा है यहाँ पे मियोसिस के बारे में, उसको बोलते हैं भाई क्या, मियोसिस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इसी को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। चलिए यहाँ पूछा गया कि शब्द मियोसिस किसने दिया था भाई, यहाँ पे लिखा है शब्द मियोसिस किसने दिया था भाई, सबसे पहले दिया था भाई फॉर्मर एंड मोरे साहब ने, किसने दिया भाई, फॉर्मर एंड मोरे साहब ने दिया था, ठीक भाई। यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉर्मर एंड मोरे,
चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर माइटोसिस के बारे में पूछ लिया जाए भाई, माइटोसिस के बारे में, इसके बारे में बताने वाले थे भाई कौन? डब्ल्यू फ्लेमिंग, उनका नाम था डब्ल्यू फ्लेमिंग। ये भी आप याद कर लीजिए। माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन और मियोसिस को बोलते हैं अणुसूत्री विभाजन या से बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। ठीक भाई, और इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इसे बोलते हैं समसूत्री या इक्वेशनल डिवीजन, और इसे बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन या अणुसूत्री विभाजन। इसमें चीजें कम होती हैं अणुसूत्री विभाजन में, इसमें जैसा चीजें होती हैं वैसे ही बिल्कुल रहती हैं। ठीक है भाई, चलिए इतनी बात समझ आती है सभी को। अगला क्वेश्चन चले भाई, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है जो मियोसिस होता है उसका काम क्या है। यहाँ लिखा है जो मियोसिस होता है, जो अणुसूत्री विभाजन होता है उसका काम क्या होता है बच्चों? तो अणुसूत्री विभाजन का मेन काम यही होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 2n, लिखिए भाई 2n कोई गुणसूत्र है, कोई क्रोमोसोम दिया है, तो अगर आप इसमें मियोसिस कराते हैं, इसमें अगर आप मियोसिस कराते हैं, अगर यहाँ पे आप मियोसिस कराते हैं, समझ ले बिल्कुल सीधे सीधे, अगर आप मियोसिस कराएंगे तो यहाँ पे भैया क्या बन जाएगा? n प्लस n बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कितना हो गया भाई, अगर सपोज यहाँ पे 46 है और आपने इसमें मियोसिस करा दिया तो 23 यहाँ आ गया, 23 कहाँ पे आ गया भैया? यहाँ पे आ गया। हमेशा यह हैप्लोफेज या अगुणित अवस्था की स्थापना करवाता है, अगुणित अवस्था की स्थापना करवाता है। मतलब अगर आप देखेंगे कि भैया कैसा था, ये डिप्लॉयड था, ये कैसा था बच्चों? ये द्विगुणित था, डिप्लॉयड, और आपने देखा मियोसिस करा दिया तो n मतलब क्या होता है भाई? n का मतलब होता है हैप्लॉयड, या उसे भाई क्या बोलेंगे? अगुणित। इसे बोलेंगे भाई क्या? हैप्लॉयड, या क्या बोलेंगे भाई? अगुणित। तो हमेशा यह हैप्लोफेज या अगुणित अवस्था की स्थापना करवाता है। देखो सिंपल सी बात है कि आप जहां पे मियोसिस करवाएंगे वहां पे हमेशा अगुणित अवस्था ही बनेगी, हैप्लॉयड कंटेंट ही बनेगा वहां पे। चलिए भाई, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लें, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2n, लिखा यहाँ पे 2n, और अगर आपने यहाँ पे माइटोसिस करा दिया तो बच्चों समझ लें, अगर आपने माइटोसिस कराया है, बहुत ध्यान समझ लें, मैंने यहाँ पे मियोसिस कराया तो आधा हो गया, अगर मैंने यहाँ पे माइटोसिस करा दिया, माइटोसिस मतलब यहाँ पे टोटल कितने भाई? 46 है, तो जो आगे जनरेशन आएगी उसमें भी लगभग कितने रहेंगे भैया? पूरा 46 रहेगा, कभी कम नहीं होगा। मतलब आप माइटोसिस कराएंगे तो केवल सेल का, कोशिका का साइज बढ़ेगा, शेप बढ़ेगा, स्ट्रक्चर बढ़ेगा, बट जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, रिमेनिंग कांस्टेंट इन जनरेशन टू जनरेशन, हमेशा जनरेशन टू जनरेशन बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। कब? जब आप माइटोसिस कराएंगे। मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है तो आगे भी 46 रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपने मियोसिस करा दिया, कोई क्रोमोसोम नंबर 46 है, उसमें आपने अर्धसूत्री विभाजन का नाम ही है अर्धसूत्री विभाजन, अर्ध मतलब आधा कर देता है। ठीक भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23, यहाँ पे अगर 46 है आगे भी कैसा रहेगा? 46। ये सारी चीजें बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल रख दिया है, अब इसको समझ लें, याद कर लें, रख लें, जो भी कर लें आप। ठीक भाई, चलो इसको आप मेंशन कर लें। अगला क्वेश्चन देखते भाई क्या है, नेक्स्ट। ठीक भाई, लिखा है यहाँ पे कि स्पिंडल apparatus is formed during which stage of mitosis, यहाँ लिखा है, या लिखा है भैया, या और कॉल्चीसिकम किस अवस्था को प्रभावित करता है बच्चों? कॉल्चीसिकम किस अवस्था को प्रभावित करता है? तो बच्चों बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आपने कभी पढ़ा होगा कॉल्चीसिकम का नाम, कॉल्चीसिकम ऑटोमनेल, जो लिलिएसी फैमिली का मेंबर होता है, लिलिएसी का, कॉल्चीसिकम ऑटोमनेल लिलिएसी फैमिली का मेंबर होता है। क्योंकि आज का जो डिस्कशन है ना क्वेश्चन का बहुत ही लेवल का है, मतलब अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी आया ना, तो अगर पेपर करके आएंगे तो केवल आप करके आएंगे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। इतना तो प्रॉमिस है, इतना तो दावा है ही, मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा। यूट्यूब पूरा छान मारो, ठीक है भाई। यूट्यूब पे आप देखिए जितने भी कोचिंग एग्रीकल्चर के सब में देखो, सब वही ओल जोल रोल बोल है, सब कोई कंटेंट नहीं है, कंटेंट केवल है तो यही पे है तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी में। ठीक भाई, और बिल्कुल बायो का बस मात्र एक ही विकल्प नहीं जानवा, एक ही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं। ठीक है भाई, बिल्कुल याद करिए, पढ़िए, समझिए। यहाँ लिखा है कॉल्चीसिकम किस अवस्था को प्रोवाइड करता है भाई? कॉल्चीसिकम, यहाँ समझ लें बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको बनेगा कि जो कॉल्चीसिकम होता है, कॉल्चीसिकम ये बच्चों पाया जाता है फैमिली लिलिएसी में। कहाँ पाया था भैया? फैमिली लिलिएसी। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि भैया किसमें पाया था? लिलिएसी में। बच्चों क्या करता है ये स्पिंडल, ये क्या करेगा? स्पिंडल को बनने से रोक देता है, स्पिंडल को बनने से रोकता है, स्पिंडल को बनने से क्या करता है भैया? ये रोकता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बच्चों, बहुत बड़ा क्वेश्चन। जो कॉल्चीसिकम होता है ये स्पिंडल, जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम वहां पे भैया ये स्पिंडल क्या करता है भाई? स्पिंडल को बनने से रोकता है, स्पिंडल को, ये स्पिंडल को हटा देता है, पॉलीप्लॉइडी कर देता है। लिखा है बनना होता है, मेटाफेज स्टेज में कंडीशन हो जाती है।